ये है कि अगर इसके पास इंश्योरेंस है तो सबसे जितना हो सकता है इसको निचोड़ लो, क्योंकि भारत में जो हॉस्पिटल है वो ऑलमोस्ट अनरेगुलेटेड एंटिटी है, उसके कॉस्ट्स हैं, उस पर कोई लिमिट्स नहीं है। कितने स्टेंट्स लगा दिए, वो किसी और चीज़ के लिए आया था, आपने 4 स्टेंट लगा दिए। ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई ये बात। इस समय फ्रॉड हो रहा है, बहुत बिग स्केल पे फ्रॉड होता है इंश्योरेंस क्लेम करने का। इंश्योरेंस कंपनीज ये चाहती हैं कि अस्पताल इतनी ऊंची उनसे कीमत ना ले, पर पिस रहे हैं हम लोग। दिस इज़ अ रेगुलेटरी फेलियर कंप्लीट। मतलब, और मुझे नहीं पता कि कितना समझ आता है ऑनरेबल जजेस को इस सेक्टर के बारे में। नहीं, जजेस को तो कुछ समझ में नहीं आता और मैं सब कहना कुछ नहीं चाह समझ रही में थी आता। आप। नहीं, मैं तो कह ही सकता हूँ कि वो जब उन्हें एक्सपर्ट बनना है, दे कैन बी द एक्सपर्ट ऑन क्वांटम मैकेनिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। शायद इंश्योरेंस नहीं समझ आता है उनको। नहीं, वो क्योंकि समझना कुछ नहीं जजमेंट्स चाहते। ऐसे हैं जिसमें हम लोग हैरान रह गए हैं कि क्या हुआ है। ये जो पॉलिसीज़ हैं, इसकी जो रूट्स हैं वो ब्रिटिश इंडिया में है। डीएनए सिर्फ पूरा कॉलोनियल है, क्योंकि उस समय जो भारतीय पैसा था वो क्वीन के बॉन्ड खरीद रहा था वॉर्स को फाइनेंस करने के लिए, कि किस तरह से हाउस होल्ड्स का पैसा लेके गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डाला जाए। इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा लेते हैं उसका करती क्या है? 85% ऑफ द मनी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज गोज टुवर्ड्स बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट इस पे जो आंख बंद कर लेती है। फिर दिस इज़ अ डिसीजन यू हैव टू टेक थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है? या ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपके मरते दम तक, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, पर लास्ट डे तक पैसा आपका दोस्त है। तो जितनी जल्दी दोस्ती करोगे ना, उतना आपको लॉन्ग टर्म फायदा रहेगा। तो 6 times ऑफ योर मंथली स्पेंड आपके पास लिक्विड में। प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो वो बिकेगी नहीं इमरजेंसी में। लिक्विड का मतलब क्या है कि एफडी को तोड़ा भी तो सिर्फ 1.5% इंटरेस्ट खत्म होगा, पैसा खत्म नहीं होगा। इसलिए इस पैसे को स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे कपल ईएमआई के कुचक्र में फंस जाते हैं, उनके लाइफ के डिसीजंस ईएमआई के चक्कर में ऑल्टर होने लगते हैं। जो विमेन गोल्ड से हटके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तक नहीं पहुंची हैं, दे आर मोस्ट एट रिस्क। जो महिला जिन्होंने ये दकियानुसी चीज़ छोड़ दी है और हार्ड एसेट्स नहीं है उनके पास, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इस टाइप की कुछ चीज़ नहीं है इनके पास, दे आर मोस्ट एट रिस्क। बच्चे के नाम पे पैसा निवेश ना करें। अच्छा, बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपने नाम से अलग प्रोडक्ट लें, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट थोड़ा हम लोग जिस तरह से बातें करते हैं, नॉर्मली हम पॉलिटिकल बातों पे करते हैं, या फिर अभी जो हमने आरंभ किया मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, तो खैर वो भी एकदम ही अलग सा एरिया हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, सोसाइटी और फाइनेंसेस उसको लेकर के है। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में, कि हमें अपने जीवन में किस तरह के फाइनेंशियल डिसिप्लिन्स लानी पड़ती है, या हमने जो कमाया है उस पैसे को कैसे हम काम पर लगा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मोनिका हालन जी के साथ, जो कि ऑथर हैं। इनकी पुस्तकें आ चुकी हैं जो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं और स्क्रीन पर भी लगा रहे हैं, और ये फाइनेंशियल एजुकेटर हैं। तो फाइनेंशियल एजुकेटर आजकल तो खैर आपको मतलब 2 खोजो 12 मिलते हैं जो आपको स्टॉक के टिप्स देते हैं, या फिर इन्होंने बायो में हालांकि अपने लिख रखा है कि मैं स्टॉक के टिप्स जो है वो नहीं देती। इनके साथ हम जो इनकी पुस्तक है उसके बारे में जो भी हमने रिव्यूज़ पढ़े हैं, तो उसमें एक बात जो सबसे मतलब कॉमन हर जगह पे मुझे दिखी है कि उसमें कोई जार्गन्स नहीं है कि आपको बड़े बड़े शब्दों का गुच्छा फेंक फेंक कर मारा जाए और आप अंत में कुछ समझ ही नहीं पाते हो कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। डिसिप्लिन लाइफ में क्या होनी चाहिए, पैसा यदि आपने कमाया तो उसको कैसे खर्च करना है, किधर निवेश करना है, इन सारी बातों पे। और महिलाओं को लेकर के कि घर का एक हाउस होल्ड का जो कोर एंकर पॉइंट महिलाएं होती हैं, उसको किस तरह से फाइनेंशियली एक्सक्लूड कर दिया जाता है कहीं ना कहीं, और उनके चाहे एंटरप्रेन्योरल जर्नी हो, चाहे वो अचार बनाना चाहे, या वो हो सकता है कि वो एक फूड स्टॉल लगाना चाहे, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जिससे उनको बिल्कुल या तो हेय दृष्टि से देखा जाता है, या फिर उनको गुड एनफ माना ही नहीं जाता है कि वो एक व्यवसाय कर सके। इन सारी ही बातों पे, और हम आप जितने लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस का एक दंश जो है वो झेला है, उसको सेंटर में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो एक ट्वीट मैंने आपका देखो जो आपने रीपोस्ट किया था किसी का, उसमें लाइन थी कि बिगेस्ट गैप इन फिनांस इज नॉट इनकम, इट इज़ एक्सेस टू द राइट एडवाइस।
इसका क्या तात्पर्य है? कमाई तो सभी करते हैं, करनी ही पड़ती है, ठीक है, वो तो जीने के लिए आपको पैसे कमाने पड़ेंगे और कमाने के बाद सेविंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पेंशन, अगर आप उस लॉटरी में नहीं है जहाँ पे सरकार की नौकरी आपके भाग्य में नहीं है, तो आपको फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग करनी पड़ेगी। अब सेविंग से जब निवेश में जाते हैं, बचत से जब निवेश में जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि किसी जंगल में है जिसमें जानवर आपको खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। तो इस बचत को निवेश में बदलने के लिए आपको राइट एडवाइस चाहिए। कौन आपको वो बताएगा कि आपको क्या नहीं करना है, पहले क्या करना है वो तो बाद में आएगा, क्या नहीं करना है। ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्रिप्टो नहीं करना है, इंश्योरेंस के बकवास प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने हैं, आपको क्या करना है। तो वो एडवाइस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम कहते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इनविजिबल होते हैं, वो अदृश्य हैं। आपको उसके बारे में पता चलेगा 10 साल के बाद या 20 साल के बाद कि क्या है। ये ब्रेड तो है नहीं कि खाया पता लग गया बासी है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट एक तो आपको दिखता नहीं है, आपको सुनाया जाता है कि क्या ये करेगा आपके लिए। उस कहने में आपके दिमाग में एक इमेज आती है, पर वो इमेज कितनी सही है आपको तो भविष्य में पता चलेगा। तो जो एडवाइज़र है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके फाइनेंशियल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि आपको अगर एडवाइज़र सही मिलता है तो आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी सफल है। सही एडवाइजर फिर कैसे मिलेगा, ये भी एक प्रश्न आ जाता है। बहुत ही मुश्किल सवाल है। आपकी पुस्तक पढ़ लीजिए, मेरी पुस्तक तो पढ़ें। हाँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने लिखी है, इसलिए क्योंकि 6 साल हो गए हैं इस किताब को लिखे हुए। रोज़ मेरे पास कम से कम 2 या 3 ईमेल्स या सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं कि किस तरह से इस किताब ने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। क्योंकि बहुत बेबी स्टेप्स हैं इसमें कि आपको कैसे आपको कैश फ्लो सिस्टम अपना बनाना है, इमरजेंसी फंड बनाना है, कैसे आपको शुरुआत करनी है। तो लेट्स टॉक मनी तो ज़रूर अलग अलग भाषाओं में है, उसी से शुरू करें और उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एडवाइस की ज़रूरत है। अगर है तो जैसे आप डॉक्टर या लॉयर चुनते हैं ना, क्या करते हैं आप पूछते हैं अपने आसपास कैसे आप डॉक्टर, क्या होता है कोई रेटिंग है नहीं कि वो अच्छा डॉक्टर है। यही होता है कि पास में होना चाहिए, समय दे सके, पेट दर्द में सिर दर्द की दवा ना दे दे, लगे कि आपके साथ 20 साल 50 साल तक रहेगा ये वाला डॉक्टर। तो जैसे आप डॉक्टर या लॉयर को ढूंढते हैं ना, उसी प्रकार से कुछ दिमाग लगा के ऐसे एडवाइज़र की तलाश करें जो आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ काम जुड़ा हुआ हो और अच्छी सर्विस दे रहा हो। क्योंकि अभी भारत में वो रेटिंग्स रैंकिंग्स नहीं आई हैं जो आपको ये बताए कि ये जो एडवाइज़र है वो क्या बेच रहा है, मतलब कुछ ढंग का बेच रहा है या कुछ भी आपको लपेट के चला जाएगा। मैं बहुत ही बेसिक प्रश्न से आरंभ करूंगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में हम बात करते हैं और मतलब एक तो इस तरह के शब्द जब आते हैं हमारे जीवन में तो थोड़ा सा हम उतना कनेक्ट नहीं कर पाते इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये केवल ये 2 शब्द नहीं, इसके साथ और जो बराज ऑफ वर्ड्स आते हैं उसमें कहीं ना कहीं आदमी का दिमाग जो है वो नाच करके रह जाता है। हम पैसे के बारे में सकारात्मक चिंता क्यों करें, मतलब ये एक प्रश्न है कि पैसा कमाया जीवन चल रहा है, इन्वेस्ट हम कहाँ करें। नहीं, ये सिक्योरिटी शब्द जो है वो मनी के साथ जो एसोसिएटेड है, इसको हम कैसे आगे ले जाएं, ये होता क्या है, क्यों करना चाहिए हमें। ज़िंदगी के 3 पार्ट्स हैं। लर्निंग, जहाँ आप सीखते हैं, पेरेंट्स के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। फिर अर्निंग आता है जब आप कमा रहे होते हैं, और फिर आता है हार्वेस्टिंग, जब आप उसका जो आपने बोया है उस काट रहे हैं, उसका फल ले रहे हैं। क्योंकि एक उम्र के साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर इल हेल्थ की वजह से। एक उम्र के बाद आप काम करने योग्य नहीं रह सकते हैं, हो सकता है कि आपके पास काम ना आए। स्पेशली जो स्ट्रक्चर्ड जॉब्स में है, गिग का आजकल बहुत अलग हो गया कि आप काफ़ी देर तक अपना गिग वर्क चालू रख सकते हैं,
पर ज़रूर एक टाइम आता है जब शरीर या आप नहीं चाहते हो काम करना, रिटायर अर्ली वाली जो स्टेज आती है, या आप चाहते हैं काम करना पर आपके पास काम करने की फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, या आप आउटस्किल हो गए हैं, टेक्नोलॉजी ने आपको आउटस्किल कर दिया है। तो ऐसा एक वक्त ज़रूर आएगा जब आप हार्वेस्टिंग स्टेज में होंगे। उसके लिए आपको अर्निंग स्टेज में जोड़ना पड़ेगा। इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहते हैं फ्यूचर की। और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है आज की, कि आपका जब हर महीने सैलरी आती है, क्या आप वेट करते हैं अगले महीने की सैलरी आने का कि आपके बिल्स पे हों, या आप कुछ बचा पाते हैं? क्यों बचा पाते हैं? कि सपोज़ नौकरी नहीं रही या जो आपका काम चल रहा है उसकी पेमेंट डिले हो गई, तो आप क्या करोगे? कुछ है आपका जमा पूंजी है, थोड़ा 6 महीने का खर्चा हम कहते हैं कि 6 महीने की आप अगर सैलरी ना आए तो 6 महीने निकल जाने चाहिए आपके। इतना पैसा तो इमरजेंसी में होना चाहिए। ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। फिर हम कहते हैं इंश्योरेंसेस होने चाहिए कि जो प्रिंसिपल ब्रेड विनर है, जो कमा के ला रहा है, और होता है स्पाउस, बच्चे, पेरेंट्स, उसके उस एक इनकम के ऊपर ज़्यादातर जीवन अपना बिताते हैं। उसको अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट होता है। उसमें बहुत अलग बात चली जाती है कि क्या खरीद रहे हो आप, पर ये मानते हैं कि जो आपकी साल की आमदनी है उसका 10 टाइम्स फैमिली को मिलना चाहिए, तो उनकी ज़िंदगी निकल जाएगी। ठीक है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है, और उसके ऊपर भी लंबी बात हो सकती है कि वो कामयाब है कि नहीं है। वो तो है ही हमारे अगले पर हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए खरीदा जाता है कि अगर जाना पड़े अस्पताल तो आपके जो सेविंग्स और निवेश है उसको ना छुआ जाए, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे दे। तो ये अलग अलग तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं। जो एक होती है जो आज जो आपको जो प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करती है, जो इमरजेंसी फंड है, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस है। एक है फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस है। फिर एक फ्यूचर के लिए है कि आपका जब हार्वेस्टिंग फेज़ आएगा तो उस टाइम के लिए आपके पास पैसे हैं, या आप अपने बच्चों के ऊपर निर्भर रहेंगे कि वो आपकी देखभाल करें फाइनेंशियली। इसी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहते हैं। और फिर इसी में एक हिस्सा आ जाता है कि पैसा जो है बैंक में पड़ा ना रहे। पैसा है तो मतलब आपके पुस्तक में भी है कि लेट द मनी वर्क फॉर यू। ये जो है मतलब स्टार्ट में ही जब हम उसके बारे में पढ़ना आरंभ करते तो वहाँ पे है कि आपने पैसा कमाया है, अब पैसे को आपके लिए काम करने दो, आपको कमाने दो। यहाँ पे क्या हो जाता है कि अभी जैसे जो हमारे तरह के नवयुवक हैं, नवयुवक तो हमें रहा नहीं, जो भी युवक मेरे कहा जा हिसाब से तो आप नवयुवक हैं तो बोल सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कोई बोलता है यार स्टॉक मार्केट में पैसे लगाओ, इंडिया स्टोरीज गोइंग 87,000 हो गया, 90,000 हो जाएगा, 1.5 लाख चला जाएगा एक समय में। कोई कहता है गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, कोई कहता है प्रॉपर्टी में कर दो। ये सारी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द ये सारा कुछ होता रहता है, और आप कहते हैं कि मैं स्टॉक टिप्स जो है वो देती नहीं। इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करना, मतलब बेसिस क्या है, क्यों करना चाहिए? तो आपने बताया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना चाहिए। कैसे करना चाहिए, हम डाइवर्सिफाई कैसे करें अपने आप को? एक यंग आदमी है जो जीवन आरंभ भी कर रहा है, वो कैसे करेगा? जिसके 2 बच्चे हैं, फिर उस तरह से एक मोटा मोटी यदि बोला जाए, वो तो हम स्पेसिफिक भी हम आपसे पूछेंगे कि 30-30 सेकेंड 60-60 सेकेंड में अगर आप मतलब बता सको कि ये फलाना ग्रुप है, इसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये दूसरा ग्रुप है, ऐसे हम इन्वेस्टमेंट मतलब ये कैसे हमें आरंभ करना चाहिए, कब से आरंभ करना चाहिए? जिस दिन नौकरी शुरू होती है उसी दिन से शुरू, जिस दिन इनकम आमदनी शुरू होती है उसी दिन से शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि आपका, और आपने ठीक कहा कि आपकी जो एज कोहॉर्ट है, आपका रिस्क जल्दी मृत्यु नहीं है, आपका रिस्क है लिविंग टिल 100। आपका वो रिस्क है कि आपकी जो इस समय 30s के डेकेड में है, मेडिकल एडवांस इतना हमारा अनुमान है कि होगा कि ऑलरेडी भारत, अब हम लोग जो एवरेज अपर मिडिल क्लास फैमिली है उसमें 80 लेट 80s तक इस समय
एवरेज एज जा चुका है। अगर केयर घर में अच्छी है तो इतना जा रहा है। आपके एज कोहॉर्ट में ये 100 तक जाएगा, तो आपके जो हार्वेस्टिंग पीरियड है ना वो बहुत लंबा खींचेगा। तो वो कोई सोच नहीं रहा है इसके बारे में। और एक स्टेज आती है आपके घर में बड़े बूढ़े होंगे कि नहीं चलती है बॉडी 80 के बाद, ठीक है, कि आप कितना भी काम करना चाहे। कुछ अलग लोग होते हैं जो निकल जाते हैं, पर नहीं चलती है तो आपको इतना लंबा प्लान करना पड़ेगा। तो आपकी जो अर्निंग है वो सिर्फ 30-40 साल है। तो एक तो ये दिमाग में ज़रूर रखना है कि इस 30-40 को हम 50 तक कितना कैसे खींचें इस अर्निंग स्टेज को। तो लोग जो अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं ना, मुझे तो सुन के डर लगता है कि आप 30 पे अगर आके बैठ गए हो तो आपको बेटा पता है कि 100 पे आप क्या कर रहे होगे। हाँ, तो एक तो शुरुआत के दिन से ही शुरू कर देना है निवेश। और आपने शुरू में कहा था कि बहुत कन्फ्यूजन लगता है कि ये करें कि वो करें। एक मैं आपको एनालॉजी, एक उदाहरण देती हूँ कि जब खाना खाते हैं तो सिर्फ अचार नहीं खा रहे होते ना, सिर्फ चावल सूखा नहीं खा रहे होते। तो थाली, भारतीय थाली है, उसका बहुत महत्वपूर्ण एक फोकस उसका वो है इंडिकेशन कि हमको क्या डाइट में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, ग्रीन्स, वो सब होता है थाली में। आपकी जो निवेश की थाली है ना, उसमें भी सब कुछ है। और जैसे एक 70 साल का जो आदमी है उसकी डाइट 30 साल के आदमी से फ़र्क होगी, क्वांटिटी भी और डाइट भी, ठीक है। वैसे ही जो 30 साल का नौजवान है उसका जो निवेश का एलोकेशन है वो 70 ईयर वाले एलोकेशन से अलग होगा, ठीक है। तो ये जो निवेश करने से पहले आपको बहुत देर समझना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट में सीधा ना पहुँचे कि म्यूचुअल फंड वर्सेस गोल्ड, वो तो बहुत बाद की स्टेज है। आप तो पहले ये समझेंगे कि मुझे इस थाली में क्या क्या डालना है। तो जिस बहुत सिंपल चीज़ है कि दो प्रोडक्ट्स होते हैं। एक होता है डेट, जिसे हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, पीएफ, बॉन्ड्स जैसे होते हैं। वो सेफ्टी देता है पोर्टफोलियो को, ठीक है, क्योंकि उसमें इतना वेरिएशन नहीं होता है। और एक होती है इक्विटी, जो डायरेक्ट स्टॉक्स तो मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ जिसको समझ नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रिस्क प्रोडक्ट होता है, वो 7 साल के आगे, मतलब 7 साल तक आप छुओ नहीं इस पैसे को, उसके लिए होता है, वो ग्रोथ के लिए होता है। क्योंकि मार्केट्स जब जाते हैं लॉन्ग टर्म, देन आपका भी पैसा ऊपर जाता है। और एक स्लाइस होती है गोल्ड की, अराउंड 10 to 15%। इस समय तो सबका 15 हो ही हो गया, 5 से 15 हो गया होगा। तो ये स्लाइसेस हैं डिफरेंट एसेट्स की, और हर एक का एक रोल है आपके पोर्टफोलियो में। आप ऐसे ही नहीं खरीद रहे हो। और प्रॉपर्टी तो सबसे थर्ड रेट इन्वेस्टमेंट है भारत में। वो एक और कॉन्वर्सेशन है कि क्यों थर्ड रेट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट, नॉट हाउस ओवर योर, नॉट योर ओन हाउस। अपना घर तो बहुत अच्छा ज़रूरी है, बट प्रॉपर्टी एज एन इन्वेस्टमेंट बहुत जोखिम का खेल है। तो एवरेज जो आदमी है, जो जिसके पास बाहुबली नहीं है, जिसके पास लॉयर्स नहीं है, आप कैसे फंसोगे इस रियल एस्टेट के चक्कर में, जिसमें आपको काला धन भी चाहिए उसमें डालने के लिए। तो जो क्लीन पोर्टफोलियो जिसे हम कहते हैं, वो ऐसा होगा कि आपके पास फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, पीपीएफ वगैरह है, वो सेफ्टी के लिए है। और फिर रिस्क है जिसमें इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, और गोल्ड का एक एलोकेशन है। अगर आप यहाँ से शुरू करके फिर प्रोडक्ट्स तक पहुँचेंगे ना, और ये एलोकेशन में आपकी एज आ जाएगी कि 30 साल में आपकी इक्विटी एलोकेशन 70% है, 70 साल में आपकी एलोकेशन 30% है। 100 माइनस एज कहते हैं हम इक्विटी एलोकेशन को, ठीक है, 100 माइनस योर एज। तो अगर आप 30 साल के हैं तो 70% आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन इक्विटी में है, क्योंकि आपका जो अर्निंग का रनवे है वो बहुत लंबा है। और आप इस समय एक्यूमुलेशन फेज में, आप अपने जो एसेट्स हैं उसको जोड़ रहे हो। 70 साल का आदमी एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं हम उसको, वो एसेट्स को खा रहा है। तो उसका इक्विटी का जो स्टॉक्स का एलोकेशन है वो एकदम 30% रह जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक ग्राउंड रूल्स होते हैं इन्वेस्टिंग के। जो प्रॉब्लम, जो कन्फ्यूजन आता है वो तब आता है जब कहता है कि अब सोना ले लो, अब आप स्मॉल कैप ले लो। तो बाज़ार अभी नहीं जाना है, पहले हमको लर्निंग करनी है।
कि हमको जाने के पहले, स्विमिंग करने के पहले आप शैलो में सीखते हो ना, तो अभी पहले ये सीखना पड़ेगा और फिर जाना पड़ेगा उसमें. ओनली देन कैन यू स्विम. एंड दिस इज़ अ डिसीजन यू हैव टू टेक थ्रू आउट योर लाइफ. ठीक है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपके मरते दम तक. उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, पर लास्ट डे तक पैसा आपका दोस्त है. तो जितनी जल्दी दोस्ती करोगे ना, उतना आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा रहेगा. एक बारी, और ये हार्ड वर्क एक बार ही करना है. एक बार समझ आ गया ना तो पूरी लाइफ सॉर्टेड है. सो दीज आर अर्ली लेसन्स. तो अर्ली लेसन से मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, वो मैम का एक पॉडकास्ट शो भी आता है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे. उसको भी आप रेगुलरली यदि आप सुनोगे तो वहाँ से भी आपको बहुत ही डेली, मतलब डेली नहीं, वीकली आप करती हैं. एक है ऑडियो पॉडकास्ट है, छोटा सा है 15 मिनट का, लेट्स टॉक मनी विद मोनिका हलन. अंग्रेजी में है अभी तो, पर ज़्यादातर आपको भी करना चाहिए. हाँ, ज़रूर करना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए. बट मुझे लगता है कि जो फ़ायदा ज़्यादा होगा वो ये होगा कि क्या नहीं करना है. क्योंकि इतना विशाल मार्केट है और हर एक इतना धुरंधर आके आपको बोलेंगे कि ये तो पैसा डबल हो गया, वो नहीं बताएगा आधा कहाँ हो गया. तो क्या नहीं करना है सबसे पहले ये जान ले, फिर क्या जो करना है वो इतना ही बचता है, वो ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है. इसी में एक आता है जो मान लीजिए 30,000 ही कमा रहा है वो महीने का, और उसके पास हो सकता है 5,000 ही बच रहा हो. तो लोग क्या होते हैं ना कि यंग लोगों की थिंकिंग ये होती है, यार ये हम कहाँ 5,000 हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, 1,000 रुपया हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे. फिर एक SIP जो है वो इतना ज़्यादा अभी वो जोक बन चुका है एक तरह से बहुत सारे कि यार तू कार मत ले, कार के लिए जितना पैसा वो SIP कर तो 3 कार ले लेगा तू 30 साल के बाद. इस तरह का मतलब SIP बकवास नहीं है. हाँ, पर ये मीमबाजी. हाँ. वही मैं बोल रहा हूँ कि वो इतना ज़्यादा ना SIP कर दे, SIP कर दे, SIP कर दे, इतना ज़्यादा चल रहा है. और यंग लोग जो डिस्करेज होते हैं कि यार मेरे पास उतना पैसा है ही नहीं कि मैं इन्वेस्ट करूँ. तो इस पर भी थोड़ा सा बताइए. आपने तो एक पूरी किताब इस पर भी लिखी है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, कि आम आदमी जो 3,000 4,000 ही महीने का उसका बच रहा है या नहीं भी बच रहा है, तो एक तो बचत कैसे करे, जो इतना टाइट फाइनेंसेस को लेकर के चल रहा है, वो कहाँ से कॉस्ट कटिंग कर सकता है अपने जीवन में कि एक सर्टेन पोर्शन जो है वो बचा सके. और दूसरा, यदि बचता है तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या जो रिस्क फ्री जो होते हैं लॉन्ग टर्म में, उसमें कैसे अपना ध्यान लगाए, वहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करें. तो बचत का तो यही है कि एक ही इलाज है कि ज़्यादा कमाओ. अगर इतना खर्चा है कि पूरा नहीं पड़ रहा है तो ज़्यादा कमाओ, और कोई उसका विकल्प नहीं है. और अगर जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो वाइफ काम नहीं करे तो उसको प्लीज़ इनकरेज करो कि काम करो, क्योंकि 2 इनकम का जो डबल इंजन है ना, इसको कहते हैं कि डबल इंजन हो जाता है. तो बहुत ज़रूरी है कि विमेन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम आउटसाइड द हाउस. घर में तो करती ही हैं, पर वो जो जब 2 इनकम्स आती हैं तो एकदम बचत की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है. तो बचत तो करनी पड़ेगी. या तो महीने के शुरू में आप बोलो चलो 1,000 अलग कर दिया, अब बचे ही इतने ही हैं, 29,000 ही हैं, वो 1,000 है ही नहीं मेरे पास, उसको दूसरा अकाउंट खोल के उसमें डाल दिया. दिखेगा नहीं तो खर्च नहीं होगा. तो एक तो ये फोर्स्ड तरीका है कि ये पहले निकाल दिया. और फिर जो बचता है उसको कैसे निवेश करें, किताब तो पढ़ ही लें, उसमें तो पता लग जाएगी. क्योंकि ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स वर्सेस ये, इसका भी स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा आपको. क्योंकि सबसे पहले जो पहला प्रोडक्ट है, हम लॉन्ग टर्म का नहीं बोलते हैं, हम इमरजेंसी फंड बनाते हैं. कि जो आपका मंथ का खर्च है, सपोज 25,000 है, तो उसको 6 में उसको मल्टीप्लाई करो टाइम्स 6. 6 महीने का खर्चा आपके पास FD में होना चाहिए. 1.5 लाख आप बचा के रख दो. अगर 25 का है तो आप अपना, इसीलिए मैं मल्टीपल बोलती हूँ कि आप 50,000 कर रहे हो तो फिर 3 लाख. हाँ, तो आप अपना जोड़ें, आपकी लाइफस्टाइल जिस हिसाब से उस हिसाब से. एग्जैक्टली. तो मेरे जो रूल्स होते हैं ना वो आपकी तरफ मॉडिफाई हो जाएंगी. आप जहाँ पे भी जैसे भी सुन रहे हो, देख रहे हो, आप अपना मल्टीपल लगाओ इस पे. ठीक है, तो 6 times ऑफ योर मंथली स्पेंड आपके पास लिक्विड में. प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो वो बिकेगी नहीं इमरजेंसी में. लिक्विड का मतलब क्या है कि FD को तोड़ा भी तो सिर्फ 1.5% इंटरेस्ट खत्म होगा, पैसा खत्म नहीं होगा.
इसलिए इस पैसे को स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते हैं, इमरजेंसी फंड को, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जाते हैं। इसको रिस्क प्रोडक्ट के इसीलिए कहते हैं। हमको ज़ीरो रिस्क प्रोडक्ट चाहिए, तो किसी बड़े प्राइवेट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स भी रिस्की होते हैं, तो थोड़े से ज़्यादा ब्याज के लिए आप इसको रिस्क मत लो, ये भी रिस्क होता है। वो एक पैसा बिल्कुल सेफ। तो पहला जो आपका प्रोडक्ट है वो SIP वगैरह कुछ नहीं है, वो आपका इमरजेंसी फंड बनाना है, क्योंकि एक बार वो बन जाता है फिर आप निवेश शुरू करें। और फिर अगेन सपोज ये सोचें कि बन गया है इमरजेंसी फंड, हमारे पूरे हो गए हैं पैसे, फिर जैसे 5 ही बच रहा है ना, तो उसमें से 2000 आप शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे FD आपको नहीं समझ आते हैं म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में डेट भी आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, इक्विटी आती है, गोल्ड एंड सिल्वर आता है, बहुत कुछ आता है। आपको अगर नहीं समझ आता है ना तो मत करो उसको, ठीक है? क्योंकि इक्विटी में भी, स्टॉक्स में भी 11 कैटेगरीज हैं, लोग कुछ भी खरीद रहे हैं, बट एक हर कैटेगरी का एक मायना है। जो डेट वाले हैं उसमें 16 कैटेगरीज हैं, वो मैच करते हैं कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है और क्या खरीद रहे हो। तो ये ऐसे ही नहीं खरीद जाके कि सिप कर लिया, दैट इज़ जस्ट रॉन्ग। सो अगर आपको नहीं समझ आता है म्यूचुअल फंड्स, प्लीज़ मत SIP करो। समझ आता है तो उसमें फिर और आगे बात कर सकते हैं कि कैसे करना है। पर सपोज 5000 बच रहे हैं, उसमें 2000 आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए डालो कि 3-5 साल में ये पैसा वापस आ जाए, और जो 3000 है वो लॉन्ग टर्म के लिए डालो। तो उसको स्प्लिट कर दो, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स आपके कम जोखिम वाले होंगे, लोअर रिस्क में जाएंगे। जो लॉन्ग टर्म का प्रोडक्ट है उसमें आप रिस्क ले सकते हो, और एक बहुत सिंपल कैटेगरी है जो कोई भी निवेश कर सकता है, उसको इंडेक्स फंड कहते हैं। सब इसके भी जोक्स बनते हैं, पर निफ्टी 50 और सेंसेक्स 2 बड़े मार्केट के इंडिसेस हैं। ये आपको एवरेज रिटर्न दे देता है मार्केट का, और ये बहुत कम कॉस्ट के फंड्स होते हैं, और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ये रेकमेंड करने में कि इंडेक्स फंड, क्योंकि ये ऐसे है कि पैरासिटामोल खा लो, सिर दर्द है तो डिस्प्रिन खा लो, ओवर द काउंटर टाइप का हो जाता है। क्योंकि इसमें हम एक चीज़ कहते हैं फंड मैनेजर रिस्क, कि आपने कुछ एक फंड लिया जिसमें फंड मैनेजर स्टॉक्स चूज कर रहा है, अगर उसका अनुमान गलत निकला तो फंड नीचे जाएगा। इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर दिमाग नहीं लगा रहा है, वो 30 स्टॉक्स खरीद रहा है जो सेंसेक्स में है, 50 खरीद रहा है जो निफ्टी 50 में, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा है। और ये 30 और 50 स्टॉक्स एक फॉर्मूला चूज करता है, ये नहीं कि BSE के चेयरमैन बोलते हैं कि चलो जी इसको लगा दो, आज अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं है। इट्स अ होल साइंस टू द मार्केट्स। सो एक फॉर्मूला होता है, उसकी वजह से वो स्टॉक्स उसमें आते हैं और निकलते हैं। तो 30 साल पहले जो 30 स्टॉक्स सेंसेक्स में थे उसमें से अब सिर्फ 6 बचे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट्स चेंज होते हैं वैसे नए सेक्टर्स आते हैं, नई कंपनीज आते हैं, तो द न्यू विनर्स वो सेंसेक्स में आ जाते हैं। तो अगर आपके पास इंडेक्स फंड है तो आपने कुछ नहीं करना है, जो पुराने स्टॉक्स हैं जो नहीं इस समय काम कर रहे हैं उनको निकाला जाता है, और जो नए सनराइज सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज और स्टॉक्स हैं वो उसमें आ जाते हैं थ्रू अ फॉर्मूला। तो आपको कुछ नहीं करना है, फंड मैनेजर सिर्फ वो करता है जो इंडेक्स के स्टॉक्स उसमें हैं। तो आपको लो कॉस्ट एक लॉन्ग टर्म व्हीकल है फॉर वेल्थ क्रिएशन। ये वेल्थ क्रिएशन क्यों बोलते हैं हम? 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका जो रिटर्न है वो कम होता है। तो आपने FD करी है, जो FD का रिटर्न आ रहा है ना वो जो इन्फ्लेशन है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है? इस समय थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, पर यूजुअली 1% ऊपर होता है। अगर इन्फ्लेशन 4 का है तो FD 5 देती है। और अगर आप टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपका नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, ठीक है? तो आपको जिसको हम परचेसिंग पावर कहते हैं, कि 100 रुपये जो खरीदते थे 20 साल पहले, वो उसके लिए आपको आज 500 रुपये चाहिए। तो जो आपका निवेश का जो रिटर्न है, जो वापस रिटर्न आ रहा है, उसको उससे ऊपर होना चाहिए, करेक्ट? तो जो स्टॉक मार्केट का रिटर्न होता है
उसको हम कहते हैं वो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड है, इन्फ्लेशन के ऊपर आता है। अच्छा। ठीक है, तो सो वाई डू वी लाइक स्टॉक मार्केट्स फॉर द लॉन्ग टर्म? क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इंडेक्स रिटर्न है वो आपको इन्फ्लेशन के ऊपर का रिटर्न देगा, आपकी परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट रहेगी और उसके ऊपर रिटर्न आएगा टैक्स के बाद भी। सो एक चीज़ मैं बार बार कहूँगी, ये साइंस है, इन द सेंस पूरा लॉजिक है इन्वेस्ट करने का। ये नहीं है कि ये आज चल रहा है तो इसको खरीद लिया, बट इसको अगर आप समझ के करोगे ना तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके सारे प्रॉब्लम्स, सारे जो दिमाग में एक बार ही बैठ गया, देन ये बार बार हर साल दुविधा नहीं होगी कि अब क्या करना है। तो जो 5,000 बचत कर रहा है उसको यही से देखना है कि मुझे इसको डिवाइड कर देना है कि ये पैसा मुझे 3 या 5 साल में चाहिए, तो बहुत कम रिस्क चाहिए इस पैसे में। एफडी बिल्कुल ठीक है, आपको डेट फंड नहीं समझ आते हैं तो एफडी में करो। लॉन्ग टर्म के लिए एफडी आपको ऐसा है कि आप रिक्शा लेके बॉम्बे निकल गए दिल्ली से, वो ठीक है, आपको मतलब हवाई गाड़ी में तो बैठ लो, रेलगाड़ी में ही बैठ लो, ठीक है, तो वो रेलगाड़ी आपकी ये लॉन्ग टर्म इंडेक्स फंड हो गया। इतना तो आपको चाहे गूगल करो, ये तो समझना ही पड़ेगा कि ये इंडेक्स फंड, और इंडेक्स फंड में भी 2000 किस्म के फंड्स हैं, उसमें आपने खोना नहीं है, क्योंकि हर तरह का बकवास इंडेक्स फंड भी आ रहा है इस समय, उसमें आपको जोखिम वाले इंडेक्स फंड्स भी आ रहे हैं। तो आपको बहुत वही है कि क्या नहीं खरीदना है। सिर्फ जो स्टार्टिंग इन्वेस्ट, जो शुरू कर रहा है, आप सिर्फ प्लीज़ सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी 50 का खरीदो, बाकी अभी पढ़ लोगे तो और कर लेना, पर नहीं समझ आता है तो और कुछ मत करो। अब हम आते हैं इंश्योरेंस पे, और आपने काफ़ी इस पे लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो या तो समझ ही में नहीं आ रहे हैं लोगों को, जो एक आप बोल रहे हैं कि बायर बीवेयर और सेलर बीवेयर। पहले तो ये दोनों, मतलब इस दोनों टर्म्स का अर्थ क्या होता है, और फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जिस तरह से बेचे जा रहे हैं उस पे हम आरंभ करते हैं, फिर हम इंश्योरेंस पे भी बात करेंगे, हेल्थ पे भी और लाइफ पे भी, और कैसे ये स्कैम है, नहीं है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बायर बीवेयर और सेलर बीवेयर, ये क्या होता है? तो जब एक फ्री मार्केट्स होते हैं कैपिटलिज्म में, तो पहले भारत तो सोशलिज्म में था, सरकार सब कुछ, बिस्किट भी वही बनाती थी, सब कुछ वही बनाती थी। फिर 91 के बाद वी मूव टू अ फ्री मार्केट, ओपन इकोनॉमी। उसका मतलब क्या हुआ कि सरकार अब इंटरेस्ट रेट सेट नहीं करेगी, अब वो यूटीआई के थ्रू सिर्फ फंड्स नहीं बेचेगी, 40 बाकी प्राइवेट कंपनी आ गई हैं, LIC की जगह 20 और इंश्योरेंस कंपनीज आ गई हैं, MTNL की जगह प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आ गई हैं। तो उसमें फिर एक रेगुलेटर आके बैठता है, तो ये वो उसका ये काम होता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो, मार्केट फेलियर ना हो। तो अब रेगुलेटर ये वाले रूल्स बनाता है, ठीक है। फूड रेगुलेटर भी होगा, अलग अलग रेगुलेटर्स होंगे। फाइनेंस, तो जो फ्री मार्केट का रूल है वो ये है कि मार्केट इसके ऊपर बेस्ड है कि जो खरीदार है वो जाके वो कप रखा है, आप देखोगे, आपको पसंद आएगा, आप जांच करोगे कि ये ठीक है तो आप इसको खरीद लोगे। घर जाके टूट जाता है तो इट्स अ बायर बिवेयर, आपको देखना चाहिए था कि ये ठीक है, ठीक है। इसमें जब जैसे मार्केट्स इवॉल्व हुई तो उसमें हुआ कि अगर मुझे पता होता कि ये प्लास्टिक का है तो मैं नहीं लेता। तो इसके साथ एक पर्ची आने लगी जिसमें लिखा है कि इसके किस किस चीज़ से बना है, इसको डिस्क्लोजर कहते हैं, ठीक है, कि ये डिस्क्लोजर हुआ है कि ये कप प्लास्टिक का बना हुआ है, तो आपको पता लग जाता है गर्म डालेंगे तो फट जाएगा ये, तो आप फिर नहीं खरीदोगे इसको। ये बायर बिवेयर मार्केट है जिसमें डिस्क्लोजर और रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रेगुलेटर ये देखता है कि इसमें कुछ पॉइजनस चीज़ ना हो, माइक्रोप्लास्टिक ना हो, हाँ, ये हाँ। और डिस्क्लोजर आपको बताएगा कि ये कैसे बना है, क्या चीज़ है इसमें। ब्रेड का आप एग्जांपल ले लो कि फूड रेगुलेटर है कि ये ब्रेड खाने लायक है, ये वाली कंपनी की, और ब्रेड में ये इंग्रेडिएंट्स हैं और इस तारीख को ये ख़त्म हो जाएगी। आप घर ले आए, आपको पसंद नहीं आई, तो बायर बिवेयर आपको देखना चाहिए था, ठीक है।
फाइनेंस में ये बायर बिवेयर, ये जो मॉडल है, ये इट ब्रेक्स डाउन। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि प्रोडक्ट तो इनविजिबल है, आपको तो सुनाया कहानी उसने कि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी है जी, वैसी है, इतने का इतना हो जाएगा, ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे ऐसे कर देगा, ये ऐसे करता है वैसे करता है, आपके दिमाग में उसने एक कहानी बनाई है। तो जो चीज़ है ही नहीं, आपने देखी ही नहीं, सर्विस कहेंगे चलो फ़ोन की सर्विस भी इनविजिबल है, पर एक दिन में पता लग गया कि ये सर्विस बेकार है, आपने चेंज कर ली। तो एक तो ये इनविजिबल है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, और दूसरा इसका जो मोमेंट ऑफ ट्रूथ जिसे कहते हैं, वो फार इनटू द फ्यूचर, बहुत दूर, पता ही नहीं। पेंशन में तो 40 साल के बाद पता चलेगा कि आपके पास क्या था, हेल्थ इंश्योरेंस में आपको तो 10 साल के बाद पता चलेगा कि क्या हुआ आपके साथ। तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज इन द फ्यूचर, प्रोडक्ट इज इनविजिबल। तो जब वो बता रहा है आपको, तो उसके इंटरेस्ट में है कि आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें बताए, उसकी रिस्क नहीं बताएगा, उसकी कॉस्ट नहीं बताएगा, उसका क्या हो सकता है रिस्क कुछ नहीं बताएगा। तो इसमें बायर बिवेयर और डिस्क्लोजर्स जो होते हैं, उसमें तो आपको डिग्री चाहिए लॉ की और फ्यूचरोलॉजी की और साइंस की, उसको पढ़ने के लिए। तो कोई आम आदमी अगर तो नहीं कर सकता है, वो फाइनेंस वाले भी नहीं कर सकते और हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत पन्नों में। वही है ना कि क्यों करा हुआ है, इतना मुश्किल नहीं है। मैं फाइनेंस 30 साल से मुझे पता है, इतना मुश्किल नहीं है। क्यों बनाया है आपने इसको मुश्किल, जिससे कि आपको ना पता चले आप क्या खरीद रहे हो। आप टिक मार दिया वहाँ पे, साइन कर दो आप। तो इस मार्केट में बायर बिवेयर तो फेल है बिल्कुल। मुझे कैसे पता कि जो बता रहा है वो सही है, जो डिस्क्लोजर है वो किसका कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि वो बकवास है। और जो रेगुलेटर है वो पता नहीं क्या इंडस्ट्री एसोसिएशन चला रहा है या कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर रहा है। सेबी का फोकस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, उसका बहुत अलग उसने तरह से मार्केट सेटअप किया है। बट इंश्योरेंस रेगुलेटर और आरबीआई के जो बैंक्स का हाल है थर्ड पार्टी सेल्स में, उसमें क्लियरली बायर बिवेयर इज़ द रॉन्ग मॉडल। सेलर बिवेयर ये है कि जो आपको बेच रहा है प्रोडक्ट, उसको कमीशन मिल रही है ना, आज नहीं हर साल मिल रही है। इंश्योरेंस पे तो 15% हेल्थ में मिलती है। उसकी जिम्मेदारी है कि आपको सही प्रोडक्ट बेचे और क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प करे। और ये नहीं होता है तो कमीशन क्लॉबैक और लाइसेंस पेनल्टीज़, मतलब फिर पूरा हो सकता है कि फाइन्स हैं, पेनल्टीज़ हैं, लाइसेंस विड्रॉल है। इस समय तो कोई पेनल्टी नहीं है ना, मतलब कोई रिकॉर्स ही नहीं है। सो मेरा ये सजेशन है कि भारत को बायर बिवेयर से सेलर बिवेयर में जाना चाहिए, जिससे कि जो बेच रहा है बैंक वाला हो या इंडिविजुअल एजेंट हो या कॉर्पोरेट एजेंट हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सही प्रोडक्ट दे। इसमें एक बात और है कि अब जो नए बैंक अकाउंट्स खुल गए हैं गांव वगैरह में, उनके थ्रू जो मिस सेलिंग हो रही है उसकी भी बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सेलर बिवेयर मॉडल विल सॉल्व दैट ऑल्सो। तो एक तो आपने जैसे बोला कि भारत में ये समस्या है। आरंभ में जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री आता है, क्योंकि ये बहुत न्यू फेनोमेनन है उस तरह से देखा जाए, उतना ऐसा नहीं है कि बहुत जैसे जर्नलिज्म 1000 साल से चल रहा है उस टाइप का नहीं है। तो स्टार्ट में यही था, और हमने चाहे फिल्मों के माध्यम से या नॉर्मल जब हम हिस्ट्री इसकी पढ़ते हैं तो उसमें यही है कि इंश्योरर का पहला जो मतलब यही रहता है कि इसको ना दिया जाए, क्लेम को हम डिनाई ही करें। और फिर एक जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि एक ने गोली मार दी, गोली के उस पे खोखे पे वो लिखा हुआ था डिनाई, डिले, डिनाई, डिपोज, तो वो करके था। अब वो भी एक चलिए एक्सट्रीम स्टेप है, बट जब हम उसको समझने की चेष्टा करते हैं कि यार ये आदमी कितना मेंटल एगनी और पेन में होगा जब उसने ये एक्सट्रीम टाइप का स्टेप जो है वो लिया। थोड़ा सा हमें बताइए कि अभी विदेशों में इंश्योरेंस की क्या स्थिति है, क्या वहाँ पे क्लेम रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है ये सब बहुत स्मूथ हो गया है कि आपसे एक फॉर्म लिया गया, बात ख़त्म है, उसके बाद आप हॉस्पिटल गए, निकले, सेटलमेंट सारा कुछ हो गया। हालांकि हम इंडिया और विदेश के मेडिकल सिचुएशन की हम बात नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अभी आप जाओगे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा सिटी स्कैन का, उधर 2-2 महीने 6-6 महीने
लग जाता है, उस पर नहीं। इंश्योरेंस वाला एस्पेक्ट थोड़ा समझाइए, उधर कैसे चल रहा है और हमारे यहाँ कैसा चल रहा है। तो जो वेस्ट का मॉडल है उसमें ज़्यादातर जो इंश्योरेंस है वो आपका एम्प्लॉयर देता है आपको, और वो काफ़ी स्मूथ चलता है क्योंकि वो जो एक बड़ा बायर ऑफ इंश्योरेंस है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील कर रहा है। तो एज एन इंडिविजुअल आपको डील नहीं करना पड़ा है, तो आपको इतनी हैरेसमेंट नहीं होती है। उसमें कैशलेस क्लेम होता है। ये तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत साल पहले एक बारी एक मौका पड़ा था जब जाना पड़ा था, 15-1 साल पहले। ट्रैवल इंश्योरेंस था, सिर्फ कार्ड दिखाया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आई थिंक 8 दिन रहना था अस्पताल में, पूरी सर्विस, कोई पेपर, कुछ नहीं था। तो आई थिंक अगर आपके पास राइट काइंड ऑफ इंश्योरेंस है तो वहाँ पे बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस है। और ये जो डिनाई डिपोज वाला है वो हो सकता है पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के साथ हो, पर जो हैरेसमेंट यहाँ पे सुनाई देती है वो शायद उतनी मुझे नहीं लगती है बाहर है। हो सकता है पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ हो। यहाँ पे ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, दिस डिनायल, डिले, डिनाई, कोर्ट में भी डिपोज। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम भारत में थोड़ी अलग है। भारत में जो है, जो प्राइवेटली बॉट हेल्थ इंश्योरेंस है, या तो आपकी कंपनी आपको दे रही है ग्रुप इंश्योरेंस, पर अगर आपने खुद खरीदा है तो आपने एजेंट से खरीदा है, ठीक है, एक वो रिलेशनशिप है। एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंश्योरेंस कंपनी का हॉस्पिटल के साथ बिजनेस है। आप जाएंगे अस्पताल, क्लेम के टाइम पे एक थर्ड पार्टी एजेंट होता है, थर्ड पार्टी TPA बोलते हैं उसको, वो आपकी क्लेम्स को प्रोसेस कर रहा है। आपको 4 लोगों से बात करनी है इस समय, और हॉस्पिटल का ये है कि अगर इसके पास इंश्योरेंस है तो सबसे जितना हो सकता है इसको निचोड़ लो। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि इतना तो इसका नहीं होता है, क्योंकि भारत में जो हॉस्पिटल है वो ऑलमोस्ट अनरेगुलेटेड एंटिटी है। उस पे जो उसके कॉस्ट्स हैं उस पे कोई लिमिट्स नहीं है। ठीक है, आपको एक कोविड की बात बताती हूँ मैं, इट्स वेरी शॉकिंग। तो कोविड में डॉक्टर जा रहा है पेशेंट टू पेशेंट, वो जो हजमत सूट होता है ना और मास्क वगैरह होता है, तो 20 पेशेंट्स के पास गया, उसने 20 पेशेंट्स का वही सूट तो वही पहना हुआ है, उसने सबको उतना ही बिल किया है। तो मतलब 20 टाइम्स ऑफ दैट कॉस्ट ही हैज़ बिल्ड एवरी पेशेंट। तो अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे अस्पताल के कोविड वाले साल में, तो ऐसे स्पाइक आया है क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ को मल्टीपल बारी कॉस्ट किया, उस पर कोई चेक नहीं है कि आप स्टेंट कितने का लगा रहे हो। अभी शायद उन्होंने कुछ लगाया है, पर स्टेंट कितने का लगा रहे हो, कितने स्टेंट्स लगा दिए। वो किसी और चीज़ के लिए आया था, आपने 4 स्टेंट लगा दिए। इसके ऊपर ऑलमोस्ट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है कोई। इस समय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अस्पताल इंश्योरेंस कंपनीज और मिनिस्ट्री DFS बात कर रही हैं इसके ऊपर कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है बात इस समय, क्योंकि अस्पताल कुछ भी लगा रहे हैं, फ्रॉड हो रहा है, बहुत बिग स्केल पे फ्रॉड होता है इंश्योरेंस क्लेम करने का। इंश्योरेंस कंपनीज ये चाहती हैं कि अस्पताल इतनी ऊंची उनसे कीमत ना ले, पर पिस रहे हैं हम लोग, क्योंकि उनके आपस के उसमें हम लोग पिस रहे हैं। तो दिस इज़ अ रेगुलेटरी फेलियर कंप्लीट। मतलब रेगुलेटर का जॉब है ये करना। वो कह रहा है कि मैं अस्पताल को कैसे करूं, तो भैया आप बोलो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सरकार तो आपकी है, ये तो उनको सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। नॉर्मल मैम, जो हम लोगों का अनुभव होता है कि डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बहुत सारे अननेसेसरी टेस्ट भी लिखेगा, और वो टेस्ट का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है, और उसे यदि पता हो कि आप इंश्योर्ड हो, फिर वो और भी कंपाउंड करता है उस पर। तो वो एक तरह से उसका भी दबाव हमारे ऊपर है। और अब हम जब क्लेम करने जा रहे हैं इंश्योरेंस, तो वहाँ बोलेगा कि हमारे डॉक्टर के पैनल जो है वो बोल रहे हैं कि इसमें ये टेस्ट तो ज़रूरी ही नहीं था। तो भाई, तुम्हारा हॉस्पिटल के भी साथ कैशलेस ट्रीटमेंट का और तमाम तरह की बातें हैं, तो ये तुम्हारी बातचीत है ना। हम एक तो अननेसेसरी टेस्ट के लिए अपना चाहे ब्लड निकलवा रहे हो या रेडिएशन से गुजर रहे हो, वो सही में कहीं ना तो रोगी जो है उसको उचित सुविधा मिल रही है, ना मेरा पैसा मुझे जो मैंने ऑलरेडी
अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया था, जो मैंने अपनी माता जी वाला आपको बताया कि 2 लाख रुपया मैंने दिया उन्हें और रिटर्न में मुझे जो है 37-38 हज़ार टाइप का मिला और फ्रस्ट्रेशन में मैंने छोड़ दिया वो इंश्योरेंस। वही उनका यही होता है कि छोड़ दे। हाँ, आम आदमी छोड़ देगा या छोड़ो, हमने मतलब लिटरली हमने भी छोड़ा हुआ है कि यार छोड़ो नहीं होगा। और वो प्रॉफिट में ही है। 1.5 लाख तो उन्होंने मुझसे अधिक ले ही लिया ना, 1.5 लाख ले लिया। अब मैं रहूं या जाऊं, एजेंट का ये रहता है ठीक है सर आपको नहीं लेना है कोई बात नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी उसको जो कमाना था, हो सकता है उनके पास इस तरह के लोग हों और उनका ये डेटा हो कि भाई ये 3-4 साल में तो चलो फ्रस्ट्रेट होके छोड़ भी देगा, क्या हो जाएगा और आ जाएगा। हाँ, तो इसी को मतलब इसीलिए रेगुलेटर्स होते हैं मार्केट में, इसी चीज़ को बचाने के लिए। और अगर ये इतना रैम्पेंट है तो इट्स क्लियर रेगुलेटरी फेलियर, मतलब और कुछ बोल ही नहीं सकते हैं कि ये मार्केट का फेलियर है। क्यों नहीं जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जो अंडरराइटिंग कहते हैं उसको, कि आप ये जज करो कि ये जो इंश्योरेंस के लिए आ रहा है इसकी क्या हेल्थ की सिचुएशन है, इसको इंश्योरेंस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी ये एक रिस्क है कि कोई बिल्कुल मरने की स्टेज पे आ रहा है, वो इंश्योरेंस ले रहा है तो पता है कि अगले साल मरेगा ये, तो वो नहीं बेचेगा उसको। तो इसको हम अंडरराइटिंग कहते हैं। अंडरराइटिंग रूल्स क्या है, वो बेचने की होड़ में अंडरराइटिंग अब हो रही है क्लेम के टाइम पे। समझ रहे हैं आप, जो यहाँ पे होना चाहिए था वो वहाँ हो रहा है कि आपने 10 साल पहले नहीं बताया सिर दर्द हुआ था। तो बकवास भी कर रहे हैं ये लोग कि अनरीजनेबल चीज़ें बोलेंगे तो वो चला जाएगा। तो फ्री मार्केट में जो इसका ब्लेम है वो सिर्फ रेगुलेटर के ऊपर ही जाएगा कि आपने ऐसी मार्केट क्रिएट होने दी है जहाँ जो इंडिविजुअल है वो बिल्कुल उसके पास कोई रिकोर्स ही नहीं है। मेरे पास चलिए 5 लाख फॉलोअर्स हैं, मैंने उन गाली गलौज कर, मतलब अटर फ्रस्ट्रेशन में जाकर के मैंने लिटरली माँ बहन की गाली उनको दी है, तब जाकर के उधर से फ़ोन आने लगे। भाई कितने लोग के 5 लाख फॉलोअर हैं। मैंने एक ट्वीट लिखा, उसके बाद जो मैंने देखा कि यार ये केवल HDFC अर्गो नहीं कर रहा है, ये टाटा भी कर रहा है, ये स्टार वाला भी कर रहा है, एक्सिस भी, नीचे में लगातार, और गवर्नमेंट कुछ नहीं करना है इसमें, चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे पर्सनली एक बंदे का मैसेज आया कि मेरे DFS में आई नो समबडी, तो उनसे मैंने बोला यार मैं 48,000 रुपया के लिए मैं ये DFS और निर्मला सीतारमण को मुझे टैग नहीं करना है, क्योंकि ये मेरी समस्या नहीं है, ये वाइड स्प्रेड समस्या है। और वो मैम क्लेम कैसे फिर दिखाते कि हमने 98.9% सेटल किया हुआ है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? वही ना, फाइनेंस में तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसे करते हैं ये कि क्लेम्स रेशो होता है, ठीक है, उसको आप डिस्प्ले कर सकते हो बाय नंबर ऑफ पॉलिसीज एंड वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ पॉलिसी की 100 बेची, 100 में से हमने 75 को दे दिया। ठीक है, अब इसमें खेल शुरू होता है कि आपने जो लो वैल्यू वाली 75 50-60 थी उनको दे दिया, और जब आप वैल्यू देखेंगे इंश्योरेंस जो पे आउट है, जो हायर क्लेम होता है ना, उसको नहीं देते हैं। कि आपका अगर, तो मेरा थोड़ा सरप्राइज है कि आपका क्लेम इतना नहीं था, इन्होंने इतना तंग किया, बिकॉज नॉर्मली तंग करते हैं जब 2-3-5 लाख का क्लेम होता है ना, उसको फुल तंग करते हैं, 20-25 हज़ार 50 हज़ार तक दे देते हैं, क्योंकि नंबर में फिर वो दिखता है कि इन्होंने इतनी पॉलिसीज़ को दे दिया। ठीक है, तो ये खेल तो बहुत होता है। फिर इंश्योरेंस रेगुलेटर के ऊपर है ना कि आप ये वाली, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन पता होती खरीदते समय कि इस कंपनी का ये नंबर है, ये रेशो, क्लेम्स पे आउट रेशो ऑन वैल्यू, मतलब ये एजेंट की ज़रूरत है ना कि वो आपको समझाए कि भाई ये कंपनी का पे आउट अच्छा नहीं है। और एक और नंबर होता है क्लेम्स इनकर्ड रेशो, मतलब इतना प्रीमियम आया है। देखो, इंश्योरेंस कंपनी को ओवर प्रॉफिट्स नहीं बुक करने हैं, उसको जो पैसा आया है अपनी कॉस्ट मैनेज करनी है और क्लेम्स देने हैं। तो अगर 100 रुपये का प्रीमियम है, तो अगर उसने 60 से कम वापस करा है क्लेम, तो मतलब इसको अमेरिका में गाउजिंग कहते हैं, कंज्यूमर गाउजिंग कहते हैं, कि आपने बहुत कम क्लेम्स दिए हैं।
ठीक है, और यहाँ पे कई कंपनीज हैं जिनका 50 है, ये क्लेम्स इनकर्ड रेशो इसे कहते हैं। वही है ना कि कितना आम आदमी कितना समझेगा, उसकी इट्स नॉट हिज प्रॉब्लम, उसको नहीं समझनी चाहिए ये चीज़ें। ये रेगुलेटर की जॉब है कि जो बेच रहा है वो आपको समझाए कि देखो भाई इस कंपनी का क्लेम इनकर्ड रेशो अच्छा नहीं है, आप ये कंपनी लो, इनके क्लेम ज़्यादा अच्छे होते हैं। इट शुड नॉट बी योर प्रॉब्लम। सो इस वो मैनिपुलेट डेटा ऐसे करते हैं डिस्क्लोजर्स में भी कि जो अच्छा दिख रहा हो ना वो नंबर दिखाते हैं कि हमने 100 में से 80 को दे दिया, ये नहीं बता रहे हैं कि उन 80 का 10-10 हज़ार का था तो 10 हज़ार की जगह 3 ही हज़ार दिया है। नंबर वो छुपाते हैं, नंबर ऑफ क्लेम्स बताते हैं, एक value नंबर of ऑफ money क्लेम, नहीं। वैल्यू नहीं बता रहे हैं ना हाँ, आपको। हाँ, वैल्यू भी नहीं बता रहे हैं। इसी में अब इंश्योरेंस की ही हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने देखा है कि मतलब एक तो नरक की तरह जो है इसमें आदमी पिसता ही है, फिर गवर्नमेंट जो है आयुष्मान भारत योजना लेकर के आती है, फिर हम जनधन वाले एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे कि अचानक से बैंक के पास इतना डेटा आ गया और बैंक वाले ही सारे इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं। उसमें लोग कैसे, मतलब जिनके अकाउंट में 25,000 30,000 इस तरह से डीबीटी वाला पैसा है, अब वो लोग भी लगातार टारगेट हो रहा है। और इंश्योरेंस मोस्टली लोगों को वो फियर साइकोसिस होता है ना कि आपको डराते हैं, वो ये नहीं बता आपकी नीड कैसे, वो डरा करके मर गए तो कल को आपको ये हो गया तो ये कह के, और आदमी वो डरता है। जैसे आप मैटरनिटी वार्ड में जा रहे हो और या उससे पहले आप बोल दे कि नहीं डाउन सिंड्रोम जैसा कुछ लग रहा है, तो साथ ही बोलें कि देखो 95% आप ब्लड टेस्ट से हो जाएगा, बट देर इज़ अनदर टेस्ट जो खाली चेन्नई में होता है, 100% श्योर होना है, तब आप उसमें 14,000 रुपया जो है वो खर्चा करते हो। कहीं ना कहीं उसी तरह का जो है एक ये, मतलब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इस रैकेट एक तरह से स्कैम चल रहा है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मतलब कोई दो राय नहीं है कि मार्केट इज़ ब्रोकन। और अगर रेगुलेटर से नहीं संभाल रहा है तो रेगुलेटर किसने अपॉइंट किया है? सरकार ने। हम रेगुलेटर्स को हमेशा एब्सेंट देखते हैं। हम टैग कर दें उनको, हम चिट्ठियां लिख दें, बहुत सारे बोलते हैं अरे तुम मेल उनको लिख दो, भाई जवाब नहीं आता है मेल का। 6 महीने बाद डेट देते हैं ये लोग, उसमें भी वो आएगा ही नहीं, जिसको कोर्ट में आना है वो आता ही नहीं। हाँ, इंश्योरेंस कंपनी तो आएगी भी नहीं ना, कितना फाइन लगा देंगे, उनका तो स्टेशनरी का खर्चा ही उससे ज़्यादा होता है। तो मल्टी फेसेट प्रॉब्लम है ना कि कोर्ट्स में टाइम इतना लगता है कि आम आदमी जाएगा नहीं, और एक कोई खास कंज्यूमर मूवमेंट नहीं है भारत में। अगर कोई मेजर कंज्यूमर एजेंसी क्लास एक्शन सूट टाइप का यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलाउड ही नहीं होता है। हाँ। और मुझे नहीं पता कि कितना समझ आता है ऑनरेबल जजेस को इस सेक्टर के बारे में। नहीं, जजेस को तो कुछ समझ में नहीं आता है, मैं और सब कहना कुछ नहीं चाह समझ रही में थी, आता है। नहीं, मैं तो कह ही सकता हूँ कि वो जब उन्हें एक्सपर्ट बनना है, दे कैन बी द एक्सपर्ट ऑन क्वांटम मैकेनिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन शायद इंश्योरेंस नहीं समझ आता है उनको। नहीं, वो क्योंकि कुछ जजमेंट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग हैरान रह गए हैं कि क्या हुआ है इंश्योरेंस में ही। तो मैं वही सोच रहा था कि जनधन वाले जब इससे टारगेट, और ये जो आप कि हमें पेनिट्रेट करना है, जो 100% एफडीआई वाली बातें आ रही हैं कि इंडियन जो है वो तो ऐसे कर ही रहे, अब विदेशों से बुला करके हमारा पैसा जो इजी मनी, एक तरह से गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट के बारे में आप बात कर रहे थे, किस तरह से गवर्नमेंट मतलब अपने डेफिसिट्स को भरने के लिए कहीं ना कहीं उधर से कंज्यूमर को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। ठीक है, इनके अकाउंट में पैसा है, हम जो है इसका यूज़ करेंगे। तो ये तो हेल्थ इंश्योरेंस की एक बात थी। जो दूसरी बात है वो है लाइफ इंश्योरेंस की। तो हेल्थ इंश्योरेंस की एक प्रॉब्लम है जो जब आप अस्पताल जाते हैं तब समझ आती है। लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ भारत में बेचने का सिस्टम है, वो लाइफ इंश्योरेंस कम है उसमें, पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। जैसे 100 रुपये का प्रीमियम है ना, तो उसमें से 10 रुपये आपके जा रहे हैं सिर्फ इंश्योरेंस के लिए, 90 रुपये जा रहे हैं निवेश के लिए। और वो निवेश जिस चीज़ में कर रहे हैं, मनी बैक, एंडाउमेंट, वो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके जो इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास, उससे गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदते हैं ज़्यादातर ये लोग। तो अब एक बारी मैंने शुरू किया था इसको रिसर्च करना, तो ये समझ आया था कि
ये जो पॉलिसीज़ हैं इसकी जो रूट्स हैं वो ब्रिटिश इंडिया में हैं। अच्छा। और जब आज़ादी पे इन्होंने जो क्वींस एक्ट था उसको सिर्फ नाम बदला है, डीएनए सिर्फ पूरा कॉलोनियल है, क्योंकि उस समय जो भारतीय पैसा था वो क्वीन के बॉन्ड खरीद रहा था वॉर्स को फाइनेंस करने के लिए। तो इन इट्स एसेंस जो इंश्योरेंस का एक्ट है वो उसका जो डीएनए है ना बेचारे का, वो अभी तक वही है, वो बदला नहीं गया है कि किस तरह से हाउस होल्ड्स का पैसा लेके गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में डाला जाए। और तो ये तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्चुअली मे बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट जब वो इंश्योरेंस कंपनी आपको खरीद के वही चीज़ बेच रही है मनी बैक एंडाउमेंट में, तो जो 7% दे रहा था गवर्नमेंट का बॉन्ड वो आपको 2% देती है इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैम ये भी लोगों को समझना ज़रूरी हो जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा लेते हैं उसका करती क्या है, लोगों को ये नहीं पता। जैसे म्यूचुअल फंड ही हम खरीदते हैं या बैंक में ही हम पैसा रखते हैं तो वो बढ़ता कैसे है, वो मतलब ये सिंपल सी बात है कि बैंक अपने पास पैसा नहीं रखता, वो पावर सेक्टर में कहीं कहीं वो लोन निवेश देता करता है ना। हाँ, वो लोन देता है आगे। हाँ, और उसको वो ज़्यादा इंटरेस्ट आपको अगर 5 दे रहा है तो उसको 10 मिल रहा है। जी जी जी, ठीक है, अपना कॉस्ट निकालता है, प्रॉफिट निकालता है, आपको 5% ब्याज देता है और 5 अपने पास रखता है। जो म्यूचुअल फंड है वो स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदता है और वो प्रॉफिट मेक मतलब उसका प्रॉफिट एक्सपेंस से बनता है, अलग बात है वो, पर आपका जो रिटर्न है वो मार्केट के ऊपर लिंक्ड है। जो इंश्योरेंस कंपनी है, एक प्रोडक्ट आता है प्योर टर्म प्लान, आपने सुना है उसका नाम? प्योर टर्म प्लान होता है वो, प्योर लाइफ इंश्योरेंस है कि आपको अगर उसमें कोई वापस नहीं आता है पैसा, अगर आप 60 साल तक सर्वाइव कर गए तो वो पैसा गया साल दर साल का। बट वो सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है, इसलिए बेचा नहीं जाता है। अच्छा। तो 30 साल की उम्र का कोई आदमी अगर है तो 1 करोड़ इंश्योरेंस का, सम अश्योर्ड का जो प्रीमियम होगा वो 7-8 हज़ार होगा। ठीक है। उसमें इंश्योरेंस एजेंट की कमीशन नहीं बनती है, तो वो बेचते हैं इन्वेस्टमेंट वाला प्रोडक्ट। हाँ, कि इसमें आपका इंश्योरेंस तो है, आपको पैसा भी इतना मिल जाएगा अगर आप बीच में रोक तो वो कहाँ पे निवेश करती है, उसके पूरे रूल्स हैं IRDA इंश्योरेंस एक्ट में। तो 2 तरह के होते हैं, एक बोलते हैं ट्रेडिशनल प्लान, मनी बैक एंडाउमेंट होल लाइफ, और एक होती है यूनिट लिंक्ड, यूलिप जिसे कहते हैं। यूलिप को आप ऐसे समझो कि म्यूचुअल फंड है विद अ लिटिल बिट ऑफ इंश्योरेंस है। म्यूचुअल फंड मार्केट में लगा रहा है और थोड़ा सा उसके ऊपर लाइफ कवर का क्रस्ट है। एंडाउमेंट मनी बैक आप सोचो फिक्स डिपॉजिट है विद अ लिटिल बिट ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी आगे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदती है, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और बाकी उनके अलाउड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, पर मेनली वो सरकार के बॉन्ड्स खरीदती है। जो 85% ऑफ द मनी ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज गोज टुवर्ड्स बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट इस पे जो आंख बंद कर लेती है फिर। अभी तक तो मेरा यही ख्याल था, पर तो अगर बजट डेफिसिट काबू में है तो इतना प्रेशर नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज़ को अलाउ करने का। 100% FDI नहीं, अच्छा, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने का कि हाँ, कि अब उनको इतनी चिंता नहीं है कि कौन खरीद रहा है गवर्नमेंट के बॉन्ड। जब डेफिसिट ज़्यादा हो जाता था तब बहुत प्रेशर होता था। तो एक्चुअली द मार्केट इज़ रेडी फॉर गवर्नमेंट टू टेक वेरी सीरियस एक्शन, क्योंकि इनको इतनी ज़रूरत नहीं रही है। RBI डायरेक्ट भी आ गया है, डायरेक्टली वो रिटेल बॉन्ड्स बेच रहा है प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो उनको इसकी ज़रूरत नहीं रही है इतनी सरकार को। सो 20 साल पहले से अब में जो फ़र्क आया है, द गवर्नमेंट एक्चुअली डजंट नीड इंश्योरेंस कंपनीज टू डू व्हाट दे बीन डूइंग, विच इज़ मिस सेल। तो सुनने में आ रहा है कि चेंज हो रहा है कुछ इसमें, बट जो आपके दर्शक हैं उनके लिए ये है कि ये जो मनी बैक एंडाउमेंट ये सब पॉलिसीज़ हैं उसको प्लीज़ मत खरीदो, उससे अच्छा FD में डालो, PPF में डाल लो। PPF तो बहुत अच्छा है सरकार का प्रोडक्ट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपने अपने कैब ड्राइवर के बारे में अभी लिखा था। हाँ, उसने भी बेचारे ने ऐसी कुछ बकवास पॉलिसी खरीद ली थी, बता रहा था मुझको, तो कह रहा था कि
मैंने कर तो दिया पर मुझे समझ आ गया ये बकवास है। तो फिर मैंने उस कार में ही उसको समझाया कि पीपीएफ ऐसे होता है। वो सचमुच चुप हो गया, कहता मैम मुझे पता ही नहीं था। तो उसको ये हैरत थी कि कितना भी डाल सकता हूँ मैं, मतलब 500 भी, 1000 भी, कितनी बारी भी डाल सकता हूँ, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। 1.5 लाख तक आप कुछ भी डाल सकते हो उसमें। 15 साल का प्रोडक्ट है, जब पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। ऐसा मतलब ज़ीरो रिस्क गारंटी प्रोडक्ट और नहीं है कहीं। और तो आप ये सब बकवास मत खरीदो। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। जो प्रिंसिपल ब्रेड विनर है, और कितना लेना चाहिए, 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। 10 लाख है तो 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ की मनी बैक में आपकी तो सैलरी नहीं बनेगी। तो जो सिर्फ प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं वो प्योर टर्म पॉलिसी है। वही जो आपने बताया 7-8 हज़ार जिसका प्रीमियम होता है वो ले लो। हाँ, वो भी ऑनलाइन जाके प्लीज़ फॉर्म ध्यान से भरो, उसमें झूठ मत बोलो। और हर साल वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हर साल प्रीमियम दो, कुछ वापस नहीं आएगा। आप अगर जीवित रह गए, जब और कब तक चाहिए लाइफ इंश्योरेंस, जब तक आपका रिटायरमेंट का पैसा जुड़ नहीं जाता। सिर्फ उस दिन तक चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए। ठीक है। और बाकी सब कुछ मत खरीदो। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कितना बुरा प्रोडक्ट है। नहीं वो समझ में आ रहा है हमें। मतलब कैब ड्राइवर चलिए 30 सेकंड में समझ गया। हमारे जैसे लोग जब जिसके यहाँ वो टाई और सूट पहन के आते हैं और वो बिठा करके, और मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, मूर्ख बना करके हमें चले जाते हैं, हमारा पैसा भी लेते हैं, उनका अपना जो है मतलब कमीशन भी बन रहा है सब कुछ। और आपको पता है कमीशन कितना बनता है? अभी इन इट्स इनफाइनाइट विजडम जो रेगुलेटर हैं हमारे, कुछ साल पहले उन्होंने एक्सपेंस की जो कैप थी ना कमीशन की, वो हटा दी कि इतना कमीशन हो सकता है। अच्छा। तो इस समय कुछ बैंक्स आपका पूरा प्रीमियम कमीशन ले रहे हैं, पूरा फर्स्ट प्रीमियम, पहला जो प्रीमियम है, पहला प्रीमियम पूरा कमीशन में जा रहा है। तो अगर आपने 15 साल की कोई पॉलिसी है, आपने बोला कि चलो 3 साल के बाद मुझे चौथे साल नहीं देना है, तो आपको तो कुछ 3 लाख अगर दिए हैं तो शायद 50,000 मिल जाए। ऐसी चीज़ है ये। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कि आपका कैपिटल लॉस हो रहा है इसमें, कि ऐसे क्या बेच रहे हो आप कि 5 साल के बाद भी आधा ही पैसा मिलेगा। ये तो एफडी में तो सिर्फ ब्याज कम होता है, इसमें तो आपका कैपिटल खा रहे हैं ये लोग। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि कमीशन दे रहे हैं। और आप जब सरेंडर करते हो तो जो पैसा कंपनी रख लेती है उसका प्रॉफिट बुक करते हैं ये। तो ये तो बहुत मतलब इट्स अ क्रिमिनल थिंग विच इज़ हैपनिंग। एफडीआई वाला थोड़ा एस्पेक्ट पे बताइए कि ये एफडीआई का मुझे मतलब है, फॉरेन कंपनीज आ रही हैं अगर रेगुलेटर स्ट्रांग है, मार्केट जो कि नहीं है हाँ। तो हमारा मतलब, पैसा विदेशी कंपनी एक तरह से अब खाएंगी। 100% इन्वेस्ट मतलब वो हो जाएगा यदि 100% है तो जैसे म्यूचुअल फंड्स में भी है। हाँ। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वगैरह है, मीरे हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है भारत में। तो मुझे ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंपनी से कुछ प्रॉब्लम है। आप कोई भी आओ, अगर आप मार्केट को सर्व कर रहे हो तो आप इंडियन हो या साउथ कोरियन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट रेगुलेशंस जो है प्रॉपर हाँ, सो प्लीज गेट योर रेगुलेशंस इन प्लेस, दैट्स ऑल। अब हम थोड़ा सा मतलब एक क्रेडिट पे बात मैं करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि लाइफ जो है क्रेडिट पे जीना चाहिए। उन्होंने बकवास किताबें पढ़ी हुई हैं, मुझे पता है कौन सी पढ़ी है उन्होंने किताब। मतलब नहीं, ये रील वील में भी जो आता है ना, बोलता है कि क्रेडिट पे रहो यार। और जबकि मेरे जैसा आदमी का, मैम बिल्कुल भी फाइनेंशियली आप इलिटरेट ही इस मामले में मुझे मान के चलिए। मुझे लगता है कि यार मैंने कर्जा लिया हुआ है, आई नीड टू पे इट। वो मेरे लिए एक मेंटल पेन पॉइंट है। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल नहीं, ये तो ये क्रेडिट वाला इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये लोग बाहर से कुछ सुन के आ रहे हैं कि बैंक का पैसा यूज करो। पागल है ये। बाहर मतलब वो एक किताब है जिसमें सब रिच डैड पुअर डैड करके, उसमें ये बताया हुआ है कि आप बैंक का पैसा यूज करो, रियल एस्टेट खरीदो, उसको फ्लिप करो, इतने पैसे बन जाते हैं, उतने बन जाते हैं। भैया भारत में आपको बाहुबली चाहिए, लॉयर चाहिए रियल एस्टेट के लिए, और ब्लैक मनी चाहिए। तो क्या तो आप बैंक से ले रहे हो और क्या आप डाल रहे हो, तो इट्स जस्ट कम्प्लीटली रॉन्ग। क्रेडिट तो एक होता है गुड लोन और एक होता है बैड लोन। गुड लोन होता है जिससे आपका एसेट बन रहा है,
आपने काम के लिए लैपटॉप खरीदा, आपने ये मनी कैमरे खरीदे, मल्टीप्लायर एक तरह से ये आपका बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, गुड लोन, एजुकेशन लोन लिया, होम लोन लिया, अप्रिशिएटिंग एसेट है, वेकेशन, डिनर, गैजेट फॉर लाइफस्टाइल, गैम्बलिंग, बैड लोन्स, लाइफस्टाइल के लिए आपने गाड़ी बड़ी ले ली, ये कहते हैं ना कि आप 5 स्टार लाइफस्टाइल जो तो हो जाएगा, हो सकता है आप जेल में हो क्योंकि आप वापस नहीं दे सक रहे हो पैसा। तो मतलब क्रेडिट एक चीज़ है जिसके साथ खेलना नहीं चाहिए एवरेज, और जो ये बना रहे हैं ना रील्स वो बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग टू हैव क्रेडिट। गुड लोन इतना वो होता है कि आपकी जो तनख्वाह है ना, टेक होम 100 अगर है तो 30 से ज़्यादा की EMI नहीं बननी चाहिए, दैट्स इट। उसके ऊपर जा रही है तो यू आर गोइंग टूवर्ड्स डेंजर जोन। EMI पे भी थोड़ा बात कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कपल EMI के कुचक्र में फंस जाते हैं, उनके लाइफ के डिसीजंस EMI के चक्कर में अल्टर होने लगते हैं। हम चाहे लोगों को प्रभावित करने के लिए लें कि मेरे जो कलीग हैं उसके पास ऑडी है तो मैं भी कम से कम उतना तो मुझे लेना ही पड़ेगा, जबकि हो सकता है तुम जिस घर से आ रहे हो, तुम्हें बहन की शादी करनी हो, माँ बाप को एक घर बना के देना हो, तुम्हारा सिचुएशन कम्प्लीटली अलग हो सकता है। इसीलिए पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। जी जी, इट्स पर्सनल। और उसके चक्कर में आप हो सकता है बैड बॉस के अंदर आपको काम करना पड़े कि सिक्योरिटी नहीं है जॉब की, आप यहाँ से छोड़ के कहाँ जाओगे। इस तरह के आदमी रिस्क नहीं ले पाता है। अभी बहुत सारे नए एवेन्यूज़ खुले हैं स्टार्टअप्स को लेकर के कि आदमी अपना बिजनेस करना चाहता है, बट अगर आपने EMI में इतना अधिक अपना चंक जो है वो डाला हुआ है कि आपका घर EMI पे है, आपका मतलब कार, टीवी, हर चीज़ EMI पे लोग जो ले लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस है कि ये जीवन में ऐसी गलतियां लोग ना करें? थोड़ा फिलोसॉफिकली है कि अगर आपकी सेल्फ वर्थ चीज़ों से आ रही है तो बहुत थोड़ा सोचने की ज़रूरत है जी जी। कि सेल्फ वर्थ आपकी बैग, जूता, ब्रांड, कपड़ों, गाड़ी से अगर आ रही है और आपके फ्रेंड्स इसलिए हैं क्योंकि आपके पास ऐसी गाड़ी है, तो शायद आपको थोड़ा सा मंथन करना चाहिए कि ये फ्रेंड्स हैं या आपकी सेल्फ वर्थ क्या है। आपकी सेल्फ वर्थ बैग से बन रही है क्या, घड़ी से बन रही है, गाड़ी से बन रही है, या आप जो हो उससे बन रही है? तो अगर EMI इस लेवल पे है जो आपको फोर्स कर रहा है ऐसी जगह काम करने में जहाँ पे टॉक्सिक वर्क प्लेस है, हैरेसमेंट है, अब्यूज़ है, और आप नहीं छोड़ पा रहे हो क्योंकि इतनी EMI आपने सब कुछ लिया हुआ है, तो आई थिंक यही मौका है थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने का कि यही ज़िंदगी है। इसीलिए आप इतना पढ़ के 20 साल पढ़ के यही करने के लिए करे थे, या लाइफस्टाइल थोड़ा कम करो, थोड़ा सांस लो, एंजॉय करो। मतलब एंजॉयमेंट तो पार्क में, वॉक में भी हो सकती है ना, आपको ज़रूरी नहीं कि लॉस वेगास जाएं आप। तो वो तो आपके अंदर है ना, आप कहाँ एंजॉय, आप इंस्टाग्राम रील डालने के लिए जा रहे हो। तो आई थिंक थोड़ा सा इतना सोचना पड़ेगा कि व्हाट एम आई डूइंग फॉर होम। हाँ, यंग लोग वही है कि वो रीलबाजी के चक्कर में वो अपना भविष्य जो है एक तरह से वो फिर इंडिविजुअल चॉइसेस भगवान ने दिमाग इसीलिए दिया है कि इस्तेमाल करें हम, तो कर लें थोड़ा। एक और चीज़ मैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के पूछना चाहूँगा। एक तो एम्प्लॉयमेंट जो हमारे दिमाग में आती है, जो गवर्नमेंट डेटा देती है, तो लोगों को लगता है एम्प्लॉयमेंट मतलब खाली सरकारी नौकरी, बाकी को एम्प्लॉयमेंट मानते नहीं। एक मोदी जी का कि पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है। 4-5 लोगों को यदि काम मिल रहा है, बर्तन धोने वाले को वहाँ खाना जो बना रहा है, एक ठेले पे अगर 2 आदमी 3 आदमी कमा रहा है तो 3 परिवार जो है उससे पल रहे हैं। अगर आपके पास एक डिग्री है, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्रिटिसिज्म इस कारण होता है कि बीटेक की डिग्री लेकर के पकौड़ा नहीं तलना चाहिए, इस पे होता है। फिर बात आती है कि बीटेक तो यार लाखों लोगों को मिल रहा है, आपके पास एक डिग्री है और उससे आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, देन इट इज़ बेटर कि आपका स्किल सेट जहाँ पे है वहाँ पे जा कर के आप मतलब ट्राई टू डू समथिंग अबाउट इट। इस पे गाइड कीजिए लोगों को कि डिग्री लेकर के बैठना जो है कोई अच्छी बात नहीं है, और अपना सेल्फ वर्थ की जो आप बात कर रहे थे वो आपको कॉन्फिडेंस हो सकता है, एक आपका छोटा सा शॉप हो या कुछ भी हो उससे भी आ सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि डिग्री का मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब मिलेगी आपको, कोई सर्टेनिटी तो है नहीं।
और ये चीज़ें भी चेंज होती रहती है ना. अब बीटेक कर लिया और एआई आ गया तो वो ख़त्म है आपकी जॉब. तो आपको तो मतलब स्पेशली अब जो आगे का टाइम है उसमें आपको स्किल सेट अपना एक तो ये इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे अच्छा क्या लगता है, और उसमें जो अच्छा लगता है और पैसे कमा उसमें थोड़ा इंटरसेक्शन कहीं आ जाता है कि वो चीज़ हो जो अच्छी भी लगती है और पैसे भी आते हों. ये नहीं है कि बैठ के सितारे गिनने हो उसमें पैसे नहीं आएंगे. अच्छा लग रहा है पर कोई वैल्यू, अगर आप किसी को वैल्यू नहीं दे पा रहे हो तो आपको वापस वैल्यू नहीं मिलेगी. तो थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि आपको क्या काम आता है. एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी कुछ टाइम पहले, वो इंदौर का लड़का है, बैंगलोर में जाके नौकरी कर रहा है और वो एक टॉक्सिक वर्क प्लेस, और फिर वापस और इंदौर में वही पुराने फ्रेंड्स, वैसे ही लैंग्वेज, तो शुरू में आके बड़ा वो स्नॉबिश सा है. फिर उसको लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ वहाँ पे. फिर वो वापस आता है और अपनी फादर की छोटी सी ट्रैवल एजेंसी है उसमें फिर काम करता है. तो आई थिंक यही मैसेज था कि आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो. इट्स वेरी गुड, आप एंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को, जो वर्क प्रेशर है, बैंगलोर का कल्चर है, प्लीज़ डू इट. पर अगर आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हो क्या बकवास हो रहा है तो वो करो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, घर पे हो, फैमिली है साथ में, लाइक देयर इज नथिंग बिगर देन फैमिली, राइट. तो आपकी कम्युनिटी है आपके साथ. तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट. और कुछ लोग होते हैं जो बाहर घर से निकल के, कंफर्ट जोन से निकल के बहुत ऊंचा जाते हैं. तो आप आई थिंक वही अपने ऊपर देखना पड़ेगा कि आप कौन हैं, हु आर यू, अगेन फिलोसॉफिकल, कि आप कहाँ जाके आपका जो टैलेंट है वो कहाँ निकलता है. तो हाँ, डिग्री से इस समय नौकरी नहीं मिलेगी, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जॉब्स हैं. आप इस समय तो सब कुछ फ्री है इंटरनेट पे, सारी एजुकेशन फ्री है, सब कुछ कर सकते हो. तो ये टाइम वो नहीं है कि हाय मैं तो पीछे रह गया क्योंकि आपने काम नहीं किया. क्योंकि जो काम करना चाहता है ना वो इस वक्त आज एक चीज़ शुरू करता है, अगले साल बात करते हैं तो 10 एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगले साल बात करते हैं तो 50 एम्प्लॉयज़ होते हैं. जो काम करने वाला है ना वो चुप नहीं बैठ रहा है, वो काम कर रहा है. कुछ लोग बैठ के कंप्लेन कर रहे हैं. अब हम पॉडकास्ट के दूसरे सेगमेंट पे आ रहे हैं. महिलाओं को लेकर के होम की एक तरह से वो एंकर होती हैं, परंतु अभी तक वो रिकग्निशन जो है भारत में, चाहे गृहिणी कह लें, होम मेकर कह लें, हाउस वाइफ कह लें, ये एक तरह से स्ट्रक्चर देती हैं पूरे हाउस होल्ड को, ताकि पुरुष जो है बाहर जाके काम कर सके. ठीक है, जब हम एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थे तब हमें समझ में आता था, और उसमें भी हम देखते हैं कुछ सोसाइटीज़ में, जैसे हरियाणा है या फिर आप उत्तराखंड चले जाओ, महिलाएं ही कृषि का भी काम कर रही हैं, वो घास काटने भी जा रही है. बिहार में कम से कम इस मामले में हम लोगों ने महिलाओं को कि ठीक है घर का ही काम है, ठीक है आप धान को उबाल के और चावल जो इतने पे हम करेंगे, बाहर का काम जो है महिलाएं हमारी तरफ नहीं करती, घास काटना या दूध निकालना ये नहीं करती. फिर जो है मेल को इनेबल करने के लिए, जैसे मैं ही जॉब कर रहा हूँ अपना, तो मेरे पीछे मेरी पत्नी है जो इंश्योर करती है कि मैं उस कंडीशन में रहूँ कि मैं जॉब कर सकूँ. अब लेकिन दुनिया बदल रही है, महिलाएं काम करने जा रही हैं. फिर क्या होता है, एक सोसाइटी का एक एक्सपेक्टेशन उनसे ये होता है कि तुम 4 बजे उठो, बच्चों के लिए खाना बनाओ, उनको स्कूल के लिए तैयार करो और 7 बजे अपने जॉब पे जाओ, फिर उधर से आओ, फिर तुम अपने पति के लिए, बच्चों के लिए डिनर कुक करो. एक तो ये कि फेमिनिज्म वाले जो हैं, ये जो महिलाओं को बोलते हैं कि नहीं तुम संघर्ष करो, बाहर निकलो, बच्चे मत पैदा करो, एक तो परिवारों से भी उन्हें जो है वो अलग करने का एक पूरा षड्यंत्र मुझे लग रहा है कि चल रहा है. इन सब के बीच में पर्सनल फ्रीडम जो होती है, जो एक्चुअल आप कह लो कि फेमिनिस्ट का होना चाहिए, कि फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट रहूँगी, देन आई कैन वॉक आउट ऑफ एन एब्यूसिव रिलेशनशिप या उस तरह के हाउस होल्ड से. फाइनेंशियल फ्रीडम महिलाओं के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, वो गेन कैसे करें उसे? तो ट्रेडिशनल भारतीय जो विमेन थी है, कितने सेंचुरीज से उनको ये बात समझ आ गई थी कि प्रॉपर्टी में तो हिस्सा मिलेगा नहीं. फादर दहेज में जो दिया वो दिया, और इन लॉ में पूछ के देख लो तो गला ही काट देंगे कि मेरा हिस्सा. तो इन्होंने सोचा कि बाहर जा नहीं सकते, तो सिर्फ एक चीज़ है जो उन्होंने सोचा कि ये हमारा हो सकता है, हम पहन सकते हैं इसको.
तो उन्होंने सोना इकट्ठा करना शुरू किया। तो जब हम फिक्सेशन देखते हैं इंडियन वुमन का, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल मैच्योर सॉल्यूशन टू अ सोशल प्रॉब्लम। अभी एक डेटा आया था मैम कि भारत की जीडीपी से ज़्यादा वैल्यू का सोना महिलाओं के पास है। हाँ, तो क्यों है ना, सोचना चाहिए। तो दे आर वेरी स्मार्ट विमेन, आर एक्चुअली इट्स सेल्फ प्रेजर्वेशन है ना, कि अगर हस्बैंड को कुछ हो गया, मुझे निकाल दिया, तो इतना तो मैंने पहना हुआ है कि 3-4 साल 5 साल निकल जाएंगे, बच्चे खा लेंगे, मुझे थोड़ा सहारा मिल जाएगा। जो आप इमरजेंसी फंड की बात कर रहे थे। हाँ, तो ये जो ट्रेडिशनल विमेन थी उनको बहुत समझ थी, और ये शायद इतनी एक्सप्लिसिट समझ नहीं थी, पर ये एक आते गया, वो करती चली गई, तो एक ट्रेडिशन सा बन गया है। पर ट्रेडिशन के पीछे किसी ने बहुत बढ़िया लॉजिक निकाला, किसी ने, कि ये तो कुछ मिलेगा नहीं, और फिर एक ट्रेडिशन बन गया कि हाँ, ये तो फिर ऐसे बोलते हैं ना, वो तो खरीदेगी सोना, तो थोड़ा मजाक सा बनता है। मैं करता रहता हूँ खूब। हाँ, बट इट्स सेल्फ प्रेजर्वेशन। तो जो विमेन गोल्ड से हटके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तक नहीं पहुंची हैं, दे आर मोस्ट एट रिस्क। आप समझ रहे हो कि लाइक पीपल लाइक मी हु अंडरस्टैंड, मेरे तो गौतम का भी मैं ही करती हूँ निवेश सारा, ठीक है। सो विमेन लाइक मी हैव ब्रोकन थ्रू ऑल दीज बैरियर्स, पर हम लोग बहुत कम हैं। तो अगर आप सोने को दकियानूसी समझ रही हैं और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या हार्ड इन्वेस्टमेंट्स में नहीं है, आप अपने वही जिमी चू का बैग और ये बकवास चीज़ में फंसे हुए हो, ब्रांडेड चीज़ों में, वो एसेट्स नहीं है। मुझे बताती हैं कुछ मेरी फ्रेंड्स की ये एसेट है, बैग एसेट है। मैंने कहा एसेट नहीं है। ठीक है, एसेट होता है जिसमें से इनकम आती है या प्रॉफिट आता है। आपका लिपस्टिक कैसे तो एसेट नहीं हो सकता है एसेट, सिल्क साड़ी एसेट नहीं है, पेंटिंग एसेट नहीं है, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू कि रिस्क पे कौन है, जो महिला जिन्होंने ये दकियानूसी चीज़ छोड़ दी है और हार्ड एसेट्स नहीं है उनके पास, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इस टाइप की कुछ चीज़ नहीं है इनके पास, दे आर मोस्ट एट रिस्क। सो उनको या तो वापस या तो समझें, क्योंकि सोने की अपनी अलग प्रॉब्लम होती है, वो चोरी हो सकता है। इस समय सोना कहीं और पे है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट सोना के भी साइकिल्स होते हैं। देयर आर ईयर्स इन विच गोल्ड हैज़ लॉस्ट वैल्यू ईयर ऑन ईयर। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऊपर गया है। इस समय अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड में, तो सोने का ये हाल है। वी डोंट नो कि कुछ साल में वापस जाएगा नीचे, वी डोंट नो दैट। तो आई थिंक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत कोर चीज़ है एक औरत के लिए, अपने घर में वॉइस के लिए, कि आपकी पैसा इज़ पावर, और हम कितना भी उसको शुगर कोट कर लें, पर एक होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ अ पर्सन विद इन द हाउस। कि ये एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पर एक बार्गेनिंग हर घर में होती है हर चीज़ के लिए, चाहे मैनिफेस्टली हो चाहे ना हो, ठीक है। तो अगर आपके पास हार्ड एसेट्स नहीं हैं, तो आपकी बार्गेनिंग पावर, स्पेशली अब्यूसिव हाउस में, इफ इट्स अ गुड रिलेशनशिप, तो कोई ये बार्गेनिंग नहीं होती है। बट इन प्लेसेस जहाँ प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है औरत को अपने लिए ये एसेट्स गैदर करना उसके नाम पे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोनों काम पे जा रहे हैं बाहर, औरत के पैसे से घर चल रहा है और आदमी के पैसे से एसेट्स बन रहे हैं, सेव कर रहा है अपने नाम से। अब गुड मैरिज में तो वो जॉइंट करेगा। तो अगर आपके ये पूछने से घर में डाइनिंग टेबल पे कि हमारे पास क्या है और किसके नाम पे है, अगर लड़ाई होती है, तो मेरे लिए वो रेड फ्लैग है। अगर औरत ये पूछ लेती है कि पैसा कहाँ पे निवेश हो रहा है और किस नाम पे है, पेपर में देख सकती हूँ क्या, अगर इससे ये होता है कि तुमको भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, तुम ऐसे हो वैसे हो, अगर लड़ाई का माहौल हो जाता है, तो मेरे लिए ये रेड फ्लैग है। क्योंकि नॉर्मल घरों में जहाँ गुड रिलेशनशिप है, उसमें आदमी ही बोलता है बार बार कि देख लो, साइन कर रहा है तो देख तो लो, पेपर यहाँ है। ही विल बी प्रोएक्टिव इन टेलिंग यू कि भैया पेपर्स यहाँ हैं, एक बार देख तो लो। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है औरत को कि मुझे नहीं बताया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जैसे कि एक मैं मतलब
इस पे उदाहरण देते हुए एडवाइस चाहूँगा कि महिला काम नहीं कर रही है अपने घर में, और मतलब घर का काम कर रही है, आउट ऑफ द हाउस नहीं कर रही है। वो आउट ऑफ, उनका कोई मतलब अर्निंग का ऑल विमेन वर्क, सम ऑफ अस वर्क आउटसाइड द हाउस। वही तो उसके पास जो है अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है। ऐसे में एक अच्छे पति को क्या करना चाहिए? उसको जो एसेट्स खरीद रहा है उसका जॉइंट कर देना चाहिए वाइफ को। अच्छा। क्योंकि तो एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कम्युनिटी ऑफ मैरिटल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि दो लोगों की शादी होती है, जो एसेट्स आपके पहले थे उन दोनों के वो आपके रहते हैं, जो एसेट्स शादी के दौरान बनते हैं वो 50-50। ठीक है, ये भारत में नहीं है, ये कम्युनिटी ऑफ मैरिटल। प्रीनप वाला तो है नहीं हमारे यहाँ। प्रीनप, ये प्रीनप की बात ही नहीं है। हाँ। ये प्रीनप नहीं है, ये लॉ म्यूचुअल है, अंडरस्टैंडिंग या ये लॉ है बाहर अच्छा। के कंट्रीज में, ये लॉ है। शादी के बाद जो भी होगा दोनों का बराबर शादी होगा। के बाद सपोज 20 साल शादी चली है, हम्म। उस 20 साल में जो एसेट्स बने हैं जिसने भी बनाए हैं वो आधे आधे। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइंट अकाउंट खोलो या कुछ नहीं, जितना है सामने रखा जाएगा, इवैल्यूएशन उसका होगा और उसके आधा 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 हो आई जाएगा। थिंक काफ़ी फेयर है, क्योंकि हाँ। इस समय ये भी है कि वो, और ये भी है कि शादी इतने साल तो चले, ये नहीं कि, और ये है ना कि 2 साल, ये नहीं कि वो आके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकती है। यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये भी हो रहा है आजकल, खूब हो रहा है मैम। हाँ, तो वो भी अब्यूज है, दैट इज आल्सो वेरी बैड अब्यूज। आपने वो अतुल हाँ, सुभाष वाला केस sad, देखा होगा। very sad। और एक पूरी मतलब इसमें भी रैकेटिंग चल रही है, बहुत लॉयर्स ज्यादा। का, जजेस Lawyers का, का, पुलिस judges का और वुमेन का। ये विमेन आर हार्मिंग द कॉज ऑफ विमेन। मतलब ये लॉ की ये इंटेंशन नहीं थी कि इसको ऐसे मिसयूज किया जाए, एंड फॉर एवरी वुमन हु इज मिसयूजिंग 100 ऐसी हैं जो सफ़र कर रही हैं बिना ये सब किए। तो एक सिंपल, एक्चुअली सिंपल तरीका है कि सिर्फ वो एसेट्स जो शादी के दौरान बने उस पे आपका हक है, जो पहले घर वर है उस पे आपका हक नहीं है। आप कैसे 2 साल में आके शादी के बाद आधे मांग सकते हो? नहीं मांग सकते हो आप। तो ये अगेन दिस इज अ लीगल इशू, क्योंकि ये आया था कम्युनिटी ऑफ मैरिटल प्रॉपर्टी। अगेन ऑनरेबल जजेस ने बोला कि लीव इट टू आवर डिस्क्रिशन। मेल ही होंगे अधिकतर। हाँ, नहीं, इसीलिए ना। सो वो ये कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो जाती है जब मैं ये सब बोलती हूँ कि ये घर तोड़ने पे निकली हैं और ये सब नहीं। ये है कि हाउसवाइफ के नाम पे एसेट ज़रूर होने चाहिए इन द ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज। और अगर वो घर चला रही है और आप काम पे जा रहे हो तो उसका आधा हक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे लगता है 2011-12 में इस तरह की कोई, या तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग या कुछ आया था कि हस्बैंड को वाइफ को पैसा देना चाहिए। अब वो ज़्यादा ही क्रूड टाइप का था, बट जैसे मैंने ये किया हुआ है कि मैंने वाइफ के नाम का एक अकाउंट बना दिया है और उसमें मैं मंथली जो है जो भी एक पर्टिकुलर सम, मैं बहुत प्रेम करता हूँ उनसे, लेकिन ये मतलब मैं, हो सकता है दिमाग सटक जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी, तो उस कारण से कि उनका अपना एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। नहीं तो नॉर्मली पत्नियों का क्या होता है, और ये वही सोशल कंडीशनिंग बोलें या जो भी, वो अपने लिए एक जैकेट भी खरीदेगी तो मुझसे 3 बार पूछ रही हैं, जबकि उन पर अपना पैसा है, बट स्टिल वो कि नहीं नहीं ये आपका पैसा है, उससे मैं खरीद, वो समझ नहीं पाती हैं इस बात को। और मुझे लगता है कि जो मेरे से एक बारी बात करा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नहीं मैं करवा दूंगा उनकी बात। अब हम आते हैं मुद्रा लोन को लेकर के, जिसमें 70% जो है, अभी तक 52 करोड़ लोन जो है सरकार ने दिए हैं, उसमें सरकार बहुत ही प्राउडली बताती है कि वुमेन जो है इसमें सबसे अधिक छोटा छोटा लोन लेती है, और वो चाहे अचार का हो, पापड़ का हो, बुनाई का, कढ़ाई का, काथा बुन रही है, कुछ भी कर रही हैं, एंड दे आर अर्निंग, और 2-3 को एम्प्लॉयमेंट भी वो दे रही हैं। ये एक ट्रेडिशनल जो उनका अपना नो हाउ कह लीजिए, अचार ही बनाना, एक मैं बात कर रहा हूँ, ये उनके हाथ में आना, और फिर ये भी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी भी ओपन हो रही है कि आप अचार को बेच सकते हो कहीं पे। पहले ये उनके पास नहीं था, आपको बस पे जाकर के बेचना पड़ेगा या दुकान पे जाकर डालना पड़ेगा। थोड़ा सा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को आप पिछले 10 वर्षों में, या जब से मतलब आपने इन सब चीज़ों को स्टडी करना आरंभ किया है,
किस तरह से बदलाव आया है और इसका फ्यूचर आप कहाँ पे देखती हैं? वो यह टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब ग्लोबल मार्केट खुल गए हैं और जो पहले एक तो जनधन की वजह से बैंक अकाउंट खुल गए हैं, इंक्लूजन हो गया है। जी जी। फिर ये यूपीआई की वजह से पेमेंट्स आसान हो गए हैं। तो जो भी पहले नॉइज़ के हम लोग कहते हैं उसको, जो प्रॉब्लम्स थी मार्केट तक जाने में, वो सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, डिज़ोल्व हो गई हैं। बिकॉज एक ONDC का प्लेटफॉर्म है सरकार का, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह तो हैं ही, पर बहुत सारे अब प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हो। जो विमेन हैं स्पेशली वो कर सकती हैं। कितने बिजनेसेस फेसबुक पे चल रहे हैं आजकल, कितने इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, खाली व्हाट्सएप से चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। तो ये एम्पावरमेंट है बहुत बहुत ज़्यादा। और जब एक औरत कमाना शुरू करती है तो पूरी फैमिली प्रॉस्पर करती है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन पे खर्च करेगी। तो एक जेंडर डिफरेंस होता है। हम लोग जो फेमिनिस्ट होते हैं वो नहीं मानती हैं, बट देयर इज अ जेंडर डिफरेंस। वुमन इज नेचुरली अ नर्चरर। आप उससे वो नहीं छीन सकते हो। फेमिनिज्म के नाम पे आप नहीं छीन सकते हो वो नर्चरिंग वाली जो उसकी इंस्टिंक्ट है एक। तो वो इस इंस्टिंक्ट से वो पूरे घर का फ़ायदा होता है। तो बच्चे भी पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन भी बेटर होगा। और तो एक स्टेटिस्टिक मैं देती हूँ इस समय, नंबर, कि हम टैक्स पेयर्स को बहुत दुख होता है जब फ्रीबीज देते हैं सरकार, लड़की बहन ये बहना और ये सब। हाँ, पर जब इकोनॉमिस्ट्स ने अब डेटा देखना शुरू किया है, पैसा उसके नाम से आ रहा है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर घर में बढ़ गई है। अच्छा। औरत की कई जगह पे ट्रैवल फ्री हो गया है, तो उसका घर से बाहर निकलने में अब पैसा नहीं मांगना पड़ रहा है। जो पैसा आ रहा है, इट्स इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन विद इन द हाउस ऑफ स्पेशली जो गरीब औरतें हैं। क्योंकि जब अगर आदमी के पास आ रहा है तो 4 चीज़ में जा सकता है पैसा। अब औरत के नाम पे घर भी कर दिया है सरकार ने और पैसे भी डाल रहा है, तो वो पैसा पढ़ाई में जा रहा है, मेडिसिन में जा रहा है, न्यूट्रिशन में जा रहा है। तो अगेन एज अ टैक्स पेयर हमको दर्द होता है, पर व्हेन दिस मनी इज़ गोइंग टू विमेन, और विमेन को पैसे हमेशा आखिर में मिलते हैं, पर जब यहाँ से मिलने शुरू हो रहे हैं तो आई थिंक फैमिली का इम्प्रूवमेंट काफ़ी दिखने में आ रहा है। तो इसमें अब वही है ना कि आप जब ये बोल रही हैं, गवर्नमेंट ने ही इस तरह के अपने भी स्टडीज जो है वो करवाई होंगी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ही वीक है, क्योंकि जब मेरे जैसा आदमी देखता है कि यार झारखंड की इकॉनमी बिगड़ी हुई है पूरी तरह से, मध्य प्रदेश की इकॉनमी बिगड़ी हुई है पूरी तरह से, सदर्न स्टेट्स में चूँकि उनके पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो ठीक ठाक लेवल पे हैं, महाराष्ट्र हो सकता है उसके पास डिस्पोजेबल इनकम है कि वो दे सकता है, लेकिन जो डेट में है और तुम्हारे जीएसडीपी का 2 गुना डेट तुम्हारे ऊपर आ रहा है, या बजट जितना होता है उसका 3 गुना टाइप का चल रहा है। ऐसे में आप ये पैसे दे रहे हो और हमें बता नहीं रहे हो कि उसका हो क्या रहा है, और फिर रेवड़ी या फ्रीबीज की बात होती है। अब आप बता रही हैं तो ये एक नया पर्सपेक्टिव मतलब मिलता है। हालांकि जब सबसे पहले इस तरह की एक तो दिल्ली में आया तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा, मध्य प्रदेश में जब आया और कुछ महिलाओं के हमारे पास, ऑब्वियसली भाजपा ने ही वो वीडियो बनवाए थे, पर उन्होंने बोला कि आप करोगे क्या इसका, तो बोली कि बिटिया के कोचिंग में पैसे मैं दूंगी, उसकी किताबें मैं खरीदूंगी। फिर मैं अपने आप को देखता हूँ कि उसी तरह के हाउस होल्ड से मैं भी निकला हूँ और मुझे पता है कि उस 500 रुपये का उस बच्ची के जीवन में कितना बड़ा वैल्यू जो है हो जाता है। मुझे लगता है थोड़ा कम्युनिकेशन सरकार को जो है वो इस पे नहीं, एक मैक्रो प्रॉब्लम तो है कि स्टेट्स बहुत ज़्यादा कर्ज ले रहे हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो बाकी रेवड़ियाँ ख़त्म करो और औरतों को दो, क्योंकि ट्रेडिशनली मतलब औरतों का स्टेटस नहीं रहा है भारत में जो होना चाहिए था। आप उसको हिस्टोरिकल रीज़न बोल दो कि घर में रखा गया क्योंकि कॉलोनाइजेशन को डर था कि उठा ले जाएंगे, तो वो घर में एक बारी जब कैद हुई तो वो कैद होती ही चली गई। तो आई थिंक वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ठीक करने में कुछ तो टाइम लगेगा। वैसी लड़कियों को आप क्या एडवाइस देंगी जो अचानक से अपने आप को इस पूरे फैमिली सिस्टम से बाहर करना चाहती हैं कि मुझे बच्चे नहीं करने हैं, मैं #वैंडरलस्ट जो है हमें करना है, घूमना है, इस तरह का, सिंगल हैं, अर्न कर रहे हैं,
वहाँ से वो क्या करें जो उनका जीवन जो है बेहतर हो सके? थोड़ा लॉन्ग टर्म देखें कि ये वैंडरलस्ट आपका कितना चलेगा? 30 की तो नहीं रहोगी आप, 25 की, 30 की, 40 भी आएगा, 50 भी आएगा, 60 भी आएगा। तो आप अपना लॉन्ग टर्म क्या सोच रहे हो कि अकेले ही रहेंगे? और पर्सनल चॉइसेस हैं, अगर आप चाहते हो सिर्फ अकेले रहना, और लोनलीनेस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी सब फ्रेंड्स वगैरह सबकी हो जाती है, शादियाँ, बच्चे हो जाते हैं, वो उसमें बिजी हो जाते हैं। तो आई थिंक ये पर्सनल चॉइसेस हैं, आप किसी और की बात में ना बहो कि ये आई एम फ्री। मतलब एक बायोलॉजिकल फंक्शन है बच्चे होना, सदियों से चला आ रहा है। आप नहीं चाहते हो तो आपकी पर्सनल चॉइस है। किसी के बहकावे में आके आप ये कह रहे हो कि ये फ्रीडम है मेरी, तो आई थिंक अगेन यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। वही कुछ डिफिनेशंस में बहुत ही ट्विस्ट कर दी गई कि फैमिली जो है समहाउ फ्रीडम नहीं है। हाँ, काम करना जो है समहाउ फ्रीडम नहीं है। आपका बॉस आपको फ्रीडम दे रहा है क्या? हाँ। मतलब ये कैसी फ्रीडम है भाई? और मतलब वो ये फ्रीडम का मतलब क्या है? अनइनहिबिटेड फ्रीडम तो किसी के पास भी नहीं है। आप और वही फैमिली के दायरे में कुछ फ्रीडम है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसका फिर एक मिक्स होता है। सो अगेन वेरी डीप पर्सनल चॉइसेस एंड ऑल्सो कॉन्सिक्वेंसेस। आप जो आज डिसाइड कर रहे हो ना, उसका कॉन्सिक्वेंस पूरी ज़िंदगी का आगे निकलेगा। तो थोड़ा सा आगे सोच के देख लो कि कहाँ जा रहे हैं। वही इस पे एक और कॉन्सेप्ट क्या आया था, डिंक डबल इनकम नो किड्स। हाँ, नहीं अभी डॉग पेरेंट्स। अब हाँ, अब डॉग पेरेंट्स भी आए हैं। वो अगेन एंड अगेन आई एम नॉट टेकिंग अ मॉरल कॉल। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये पर्सनल चॉइसेस होती हैं, तो आप बहुत अपनी चॉइस से करो। ये नहीं क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स हैं या हैशटैग हो रहा है या ये कूल है, तो वो फिर आपकी चॉइस नहीं है। अब मुझे आप कुछ एडवाइसेस दीजिएगा। मैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स बोलूँगा। जैसे यंग सिंगल वर्किंग पर्सन है, वो कैसे इन्वेस्ट करना चालू करें? इमरजेंसी फंड, कैश फ्लो एक होता है वो, उसमें मैं कहती हूँ कि सेपरेट सेविंग फ्रॉम स्पेंडिंग, उसको अलग अलग अकाउंट में रखें। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाएं, और मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूरी है। अच्छा ब्रोकर एजेंट ढूंढ के लाइफ इंश्योरेंस तभी लें जब डिपेंडेंट्स हों, तब हर एक को नहीं ज़रूरत है। और फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरू करें बिटवीन शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। सिर्फ प्रोडक्ट पे ना जाएं, ये देखें कि मुझे कब ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को मैच करना होता है। ठीक है, तो आप जब स्टार्टिंग आउट कर रहे हैं तो सबसे पहला गोल ये है कि मेरे सबसे पहले इमरजेंसी फंड जोड़ें। 6 महीने में सर्वाइव कर सकूं। क्योंकि अब्यूसिव रिलेशनशिप, अब्यूसिव ऑफिस, अगर आपके पास 6 महीने, कोविड 6 महीने के पैसे हैं ना, तो कई चीज़ें हैं जो मतलब मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बहुत कुछ हो जाता है उस टाइम में जब स्ट्रेस का टाइम होता है। और ये तो हमारा पर्सनली, अब हम उस स्टेज पे आ गए पीछे की लाइफ पूरी दिखती है। 2-3 इंस्टेंसेस हैं, अगर इमरजेंसी फंड नहीं होता तो स्ट्रेस लेवल्स कहीं और होते, पता नहीं और क्या होता। तो क्योंकि वो 6 महीने के पैसे थे, तो वो टाइम निकल जाता है, क्योंकि 6 महीने में बहुत कुछ हो जाता है, नई नौकरी मिल जाती है, कुछ और हो जाता है। अब न्यूली मैरिड बोथ वर्किंग, हेल्थ इंश्योरेंस एब्सोल्युटली, फैमिली फ्लोटर कहते हैं उसको, 2 लोगों का फ्लोटर आ जाएगा, वो ले। और अगेन लेट्स टॉक मनी में ये बताएंगे कि क्या नहीं होना चाहिए उस पॉलिसी में। कोपे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, एक्सक्लूजन्स नहीं होने चाहिए। इमरजेंसी फंड दोनों का मिला के 6 महीने का निकल जाए जो खर्चा है। और बेसिक चीज़ें वही रहती हैं कि आपको जो निवेश शुरू करना है वो शुरू कर देना है इमीडिएटली, और वही उसको 3 भागों में डिवाइड करना है। 10,000 रुपये बच रहे हैं तो 3-3-4 करके, 3 शॉर्ट टर्म के लिए जो 3 साल में आते हैं, 3 7 साल तक के लिए, उसके प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं, और फिर 4 लॉन्ग टर्म के लिए। उसको ऐसे डिवाइड करें तो हर कुछ साल में पैसे वापस भी आ रहे होते हैं, एफडी के थ्रू, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, या डेट फंड्स और इक्विटी समझते हैं तो फिर उसमें विकल्प होते हैं। बट आई थिंक मेरी बेसिक एडवाइस वही रहती है कि जो आपके गोल्स हैं ना, उसके हिसाब से आपको निवेश करना है। अब यह मैं पूछूंगा, कार मुझे अगर लेनी है तो मुझे किस
मतलब क्या मेरे इनकम से मैं किस तरह की कार लूँ ये लिंक्ड होना चाहिए? ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। आप मतलब नहीं खरीद सकते हो 2 करोड़ की कार अगर आपकी इनकम साल की 25 लाख है। नहीं खरीदनी चाहिए आपको वो चीज़। किस मतलब वही मैं वो एक बैलेंस मैं समझना चाह रहा हूँ। कुछ भी जैसे मुझे क्या 100 इंच का टीवी लेना चाहिए, मुझे मतलब जस्ट कि मैं किसी घर में गया मुझे दिखा, नहीं ये क्या रेशियो क्या होना चाहिए? ऐसा रेशो नहीं है, आपको ये देखना चाहिए कि मुझे यूटिलिटी कितनी है उसकी? हाँ नहीं, और मेरे पास है सेविंग्स इसको खरीदने के लिए। तो जैसे टीवी है, गाड़ी तो फिर भी समझ आता है कि आप काम पे लेके जा रहे हैं उसको किश्तों पे खरीद लिया तो ठीक है। पर किश्त सारी मिला के 100 में से 30 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसको कहते हैं हम डेट ट्रैप, कि हाँ कि आपका जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वही बढ़ता चला जा रहा है। तो 100 में से 30 रुपए से ज़्यादा आपको EMI नहीं देनी है। तो उसमें आप फिर आपके ऊपर है कि आपने क्या खरीदना है उसमें। क्योंकि अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो 30 तो उसी में निकल गए। फिर आपको जमा करना पड़ेगा टीवी खरीदने के लिए। तो फिर देखना है हर महीने कितना जमा कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो आई थिंक वही डिपेंड करेगा कि आपके, वही है ना, जितनी उतने पैर फैलाएं, पुराने जो हमारे मुहावरे हैं, उतना ही करो जितनी चादर है। समवन विथ यंग किड्स जो स्कूल जाने के एज में आ गए, उसको क्या एडवाइस देंगे? बच्चे के नाम पे पैसा निवेश ना करें। अच्छा। बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपने नाम से अलग प्रोडक्ट लें। क्योंकि आपके फैमिली को भी नहीं पता था आप 18 साल पे कैसे निकलोगे, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि 18 पे बच्चा उस पैसे का क्या करेगा। आप पूत कपूत तो क्या धन संचय वाली बात पे जा रही हैं। नहीं, पर पूत थोड़ा सपूत तो क्या धन संचय। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगती है कुछ लोगों को, जी। बट इट्स वेरी प्रैक्टिकल कि आपको नहीं पता कि 18 साल पे आपने हार्ड अर्न मनी उसके नाम दे दिया, वो हाँ, लेके अब क्या करेगा। अब आपकी चॉइस नहीं है ना, तो और एक एक्सपेक्टेशन ना बनाओ बच्चे की कि मैंने तो इतने पैसे करे हुए हैं, तो फिर ज़्यादा का ही करेगा वो। जो उसको बाहर जाना था A यूनिवर्सिटी में, तो वो A++ में जाएगा। थोड़ी उसको हम कहते हैं फायर इन द बेली। हम लोग सब उस स्टेज से गुजरे कि कुछ नहीं था और कुछ करने के लिए कुछ हाथ पैर मारने पड़े, और वो नहीं मारते तो कुछ नहीं होता। तो बच्चे, एफ्लुएंट फैमिलीज़ की क्या प्रॉब्लम है, बच्चे निकल रहे हैं जो कुछ करना नहीं जानते, क्योंकि हमने इतनी उनको सींच के रखा है कि वो फायर ही नहीं है उनमें। तो यही है कि बच्चों को ये ना बताएं कि इतना पैसा तुम्हारे लिए सेव कर रहे हैं, उनको यही बताएं कि तुमको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप लानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। और जब मौका आता है उसमें आप दें उसको, उसी के लिए बचाया है आपने। तो वही है कि बच्चे के नाम से ना उसके लिए करें, अपने पास अपने नाम से करें। डिस्क्रिप्शन आपका होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन आपका है कि 18 साल पे 20 साल पे आपने देने हैं कि नहीं देने। क्योंकि जब देखो बच्चा छोटा होता है ना, तो बहुत फ़र्क होता है। जब आंख में आंख डालता है तो अलग चीज़ हो जाती है। हाँ, टीनेजर हुआ तब तो हाँ, फिर हाँ। तो अलग चीज़ हो जाती है। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अपना ही पास देख लेना कि आपकी क्या हाल रही है पेरेंट्स के साथ। 45-50 के रेंज में जो इंडिविजुअल हैं जिन्होंने कभी निवेश किया नहीं, उन्हें समझ ही में कभी नहीं आया, वो क्या कर सकते हैं? और उनके पास 10-15 साल अभी हैं काम करने के। एक तो सारा एसेट्स को ना जोड़ें, जो FD में पैसा पड़ा है, सेविंग्स डिपॉजिट में छोड़े रहते हैं लोग 20-20, 30-30, 40, 1 करोड़ 2 करोड़, वो पता लगता है। क्योंकि कई फ्रेंड्स इस वक्त आते हैं जब मिलने के लिए, तो हमको ये करना है वो करना है, पैसे नहीं है। तो मैं पेपर लेके बैठ जाती हूँ उनके साथ कि चलो अच्छा देखते हैं। फिर याद उनको आना शुरू होता है, हाँ उस अकाउंट में इतना है, अच्छा कंपनी के पास ना इतना पैसा भी मेरा है, 20 लाख। तो अभी हुआ है 3 हफ्ते पहले हमने 1.6 करोड़ गिना उस दिन कि ये था। उनको पता ही नहीं था कि ये मतलब तो ध्यान में नहीं था। तो ये होता है, ये तो वहाँ है। मैंने कहा तो वहाँ है तो यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, अकाउंट तुम्हारा आपका ही है भाई। हाँ नहीं, वो वहाँ है तो क्या हुआ। तो उसको एक बार यार जोड़ो सब चीज़ को, तो वो जोड़ने से पता लगेगा है क्या। क्योंकि बहुत कुछ होता है, FD होती है, कोई पुरानी पॉलिसी होती है, कभी कुछ बॉन्ड खरीदा होता है, स्टॉक्स रखे होते हैं, लैंड होता है कहीं दूर दूर दूर, सब बेचो उसको और कंसोलिडेट करो तो पता लगेगा कितना है। और उसको फिर निवेश तो करना ही पड़ेगा उसको किसी चीज़ में।
और अगर आपके पास सिर्फ 10-15 साल बचे हैं तो कोई विकल्प नहीं है कि आपको सेविंग्स कम से कम आधी तनख्वाह की तो करनी ही पड़ेगी। जो यंग एज में है तो आप 10% 20% कर सकते हो क्योंकि आपका रनवे उतना है। हाँ, आपके पास अभी तो 15 ही साल 15 ही साल हैं तो आपको आधी अपनी जो सैलरी है ना वो बचानी पड़ेगी रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि आपका टाइम आ रहा है कि रनवे ख़त्म हो रहा है आपका। और हमने हालांकि वो तीसरा खंड भी सोचा था, लेकिन केवल बजट के ऊपर बता दीजिए। अभी जैसे 2 पॉजिटिव चेंजेज जो गवर्नमेंट ने लिया और मुझे लगता है कि बड़ा चेंज था। एक तो 12,75,000 तक इनकम टैक्स को लेकर के, और फिर जीएसटी को रैशनलाइज करना कि ज़ीरो और वो मतलब 2 स्लैब में ले आना। उसको देखते हुए अभी आम आदमी के पास मतलब एक समाज के तौर पे अभी उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको दिखता है इसका आगे के समय में? जो 12 लाख तक का हुआ है ना, वो जो बहुत सर्विस क्लास वाले लोग हैं ना, जैसे हेयर ड्रेसर है या शॉप में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज उस लेवल पे होती है तो उनको रियल रिलीफ पहुंचा है ये 12 लाख तक का। क्योंकि जो मिडिल क्लास का हो गया उसकी तो कम से कम 24-25 लाख तो हो ही जाती है सैलरी, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये जो बिल्कुल लो मिडिल क्लास वाला था ना, उनको बहुत फ़र्क पड़ा है इसकी वजह से, विच इज़ वेरी गुड। लाइक 12 लाख तक ना टैक्स देना बहुत बड़ी बात है कि ज़ीरो टैक्स जा रहा है आपका। नहीं, क्या होता है ना मैम कि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं तो हमें पता नहीं है कि यार 1 लाख रुपया बहुत होता है। हाँ, बहुत होता है। और सेकेंड और थर्ड टायर सिटी में वो और भी उसकी वैल्यू होती है। और वो अगर बचेगा तो वो अपने फ्यूचर मतलब बच्चों में वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, अच्छे स्कूल में वो भेज सकता है। हाँ, तो बहुत बड़ा रिलीफ दिया है लोअर रंग ऑफ द मिडिल क्लास को। और जीएसटी में अगेन रेट्स रैशनलाइज करें और काफ़ी चीज़ें 0 या 5% पे हो गई हैं। तो मेरा जो कहना है काफ़ी लोगों, यही कई बार मैं कहती हूँ कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, जैसे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है और ये डायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स को हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, आपका टैक्स रेट भी बढ़ता है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव बोलते हैं कि अगर कोई अमीर गाड़ी खरीद रहा है और आप खरीद रहे हो तो टैक्स सेम है, उसको रिग्रेसिव कहते हैं। भारत में हमने इनडायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव बनाया है। कैसे बनाया है कि जो मास कंजम्पशन के गुड्स हैं उसको 0 कर दिया है, जो थोड़े से पैकेज बिस्किट्स आ गए उसको 5 कर दिया है, थोड़ा और ऊपर पे आई थिंक 12 या 18 वन ऑफ दोस 18 है शायद, 18 कर दिया है, और फिर लग्जरी सिन को 40 कर दिया है। तो अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स बचाना है तो घर पे खाना बन सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ पे इमीडिएटली आपको जीएसटी आ जाएगा सिर पे। तो ये आप जीएसटी शॉपिंग भी कर सकते हैं ये देखने के लिए कि मैं वो चीज़ें कंज्यूम करूं जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स 0 हो या 5 हो। सो जो सोच के मतलब ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन नहीं है इस समय। इन्फ्लेशन हाँ बहुत मतलब जो टारगेट है उससे कम है। हाँ, अगर आप वो चीज़ें कंज्यूम करेंगे जिसमें इन्फ्लेशन है, उसका तो सरकार कुछ कर नहीं सकती है ना। तो आपके ऊपर है अगेन डिस्क्रिशन, पर्सनल डिस्क्रिशन कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। इसमें दूसरा ये आता है कि सरकार के पास तो फिर पैसा कम पहुंचेगा। हाँ, सो इस बजट में यही तो बजट का जो हर बजट की एक कहानी होती है। इस बजट लास्ट ईयर मिडिल क्लास रिलीफ था, उसके पहले कैपिटल वो सब। इस बार जो मेरे हिसाब से ये है कि 1 ट्रिलियन रुपीस का इन्होंने इनकम टैक्स का रिलीफ दिया था। बजट में इन्होंने उसको दिखाया था कि एक्सपेक्टेशन थे कि वो वाला जो टैक्स है वो आई थिंक 3 ट्रिलियन से बढ़ा है, 2 ट्रिलियन, तो मतलब उनको 3 ट्रिलियन एक्स्ट्रा चाहिए इस साल में। फिर जीएसटी का रिलीफ दिया है। फिर जो एक जीडीपी का डिफ्लेटर कहते हैं उसको, मतलब एक रियल जीडीपी बढ़ा है, उसके ऊपर से इन्फ्लेशन का नंबर आता है, वो नॉर्मली 4 या 5% होता है। इस बार वो 0.5% है। अच्छा। तो जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का फर्क 7, 7.5 या 7.5, 8 ऐसे है कुछ। इस बार 7.5, 8 है। नॉमिनल जीडीपी का मायना मतलब बहुत होता है, क्योंकि नॉमिनल के ऊपर पूरी कहानी चलती है ना। टैक्स आप नॉमिनल
कैश में उसी साल के प्राइसेस पे दोगे, जो प्राइसेस कंपनी के प्रॉफिट आ रहे हैं वो नॉमिनल के ऊपर आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू पे इस बार प्रेशर है क्योंकि इन्फ्लेशन कम है, प्राइसेस आर लोअर, पीपल जो टैक्स रेवेन्यू आएगा वो भी कम आएगा। तो इस बजट का कहानी ये है कि डेफिसिट को मेंटेन करना है। जो डेफिसिट का इस बारी 4.4 था, इस बारी 4.4 पे रखेंगे, प्रोजेक्ट शायद करेंगे 4.2 पे, बट ये 4.4 को मेंटेन करना इनके लिए मुश्किल होगा। बट देखते हैं व्हाट दे मैनेज टू डू, क्योंकि इस साल की कहानी यही है कि इस बारी मिसमैच है रेवेन्यू में और एक्सपेंडिचर में। अगर बोरोइंग करना चाहते तो इस समय बोरोइंग का टाइम है, क्योंकि हमारी मैक्रो बहुत अच्छी है इस समय, मैक्रो सिचुएशन। मतलब जो इस सरकार ने काम किया है वो लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत अच्छा किया है इन मैक्रो स्टेबिलिटी। वो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है, बट सिर्फ ये समझ लो कि इस समय जब हमारी इकोनॉमिस्ट बाहर जाते हैं अमेरिका, यूरोप में, तो वापस आके हमको ये कहते हैं कि वी आर द एल्डर्स इन द रूम। अच्छा, ये आके कहते हैं। और क्या इसमें थोड़ा यह भी बताइएगा कि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप हार्वर्ड से पढ़ के आओ या इस तरह से, तो समहाउ आप पॉलिसी लेवल पे जो डिसीजंस लेते हो या इन्फ्लुएंस करते हो उन डिसीजन को, आप कहीं ना कहीं उन किताबों के चक्कर में या वहाँ के जो केस स्टडीज़ हैं उनको भारत में अप्लाई करते हो। जबकि भारत, मुझे नहीं लगता है, भारत अपने आप में एक यूनिक अर्थव्यवस्था है। चाहे आप ट्रेडिशनली टेम्पल इकोनॉमीज़ को ले लो, विलेज बेस्ड इकोनॉमीज़ को ले लो, हमारा एग्रीकल्चर को ले लो, तो क्या वो भी बदला हुआ? क्योंकि हम आरबीआई के गवर्नर जो हैं, पता चलता है उनकी डिग्री हिस्ट्री की है, बाद में उन्होंने नॉलेज एक्वायर किया और वहाँ तक इस तरह से पहुँचे। तो क्या एक फ्रेश सेट ऑफ आइज से देखना, इसने बदलाव यहाँ तक लेकर के आया कि हमें जो है एम्पावर कैसे करना है कॉमन सिटीजन को, टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसे रैशनलाइज होगा, वैट के नाम पे जो पता नहीं 17-18 टैक्सेस जो देते थे, हर डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे चुंगी आपको देना पड़ता था, ये सब क्या वो एजुकेशन का और वो एक जो वेस्टर्न चश्मे से हम इंडियन इकोनॉमी को देखते थे उसके चक्कर में हो रहा था? तो बहुत क्रिटिसिज्म्स हो सकती हैं 2014 से मोदी सरकार की, बट मेरा जो पूरा स्टडी का टाइम रहा है वो फाइनेंस और इकोनॉमी में रहा है। और जो हमने प्रूडेंस दिखाई है, जो हमने संयम दिखाया है और जो हमने हार्ड स्टेप्स लिए हैं जो इस सरकार ने लिए हैं, मैं तो 20 साल से बजट्स का विश्लेषण कर रही हूँ, तो जो इन लोगों ने काम किया है वो मैंने पहले बहुत कम देखा है। क्योंकि एक करेज लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कायम रखने में, जब जैसे कोविड हो रहा हो या हर साल कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम आता है, तो बहुत आसान है कि और ले लो, कर्जा ले लो, उसको छुपा दो। ये तो यूपीए 2 में होता था, छुपा देते थे कर्जे को। कोविड के टाइम में एफएम ने उसको बोला चलो डेफिसिट तो जा रहा है इस बार, इसको भी एक्सेप्ट कर लो, दिखा दो इसको, तो उन्होंने ऑन बैलेंस शीट ले लिया था। तो आप ठीक कह रहे हो कि देयर इज़ अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट आवर ओन प्रॉब्लम्स। थोड़ा स्वाभिमान आया है कि हमारी सोच गलत नहीं है। कोविड का टाइम ले लो, उस समय सारे ऑपेड्स वही हार्वर्ड यही आ रहा था कि 10% ऑफ जीडीपी कैश हैंडआउट्स। अरे भाई, हमारी हार्ड करेंसी नहीं है, हमारे जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो तो आप हैंडल ही नहीं कर सकते हो, हम लोग नहीं। और आपने दिया कैश, 2008 आपका क्या में हुआ? जब दे रहे थे, नहीं, उनका क्या हाल हुआ है अमेरिका की इन्फ्लेशन का? बिल्कुल 0.5 से कहाँ पहुँचा है, 8, 9, 10। हमारा आई थिंक 5 से 9 पहुँचा है सिर्फ। सो रेंज हमारी बहुत कम थी। टारगेटेड रिस्पॉन्स था, बैक एंड किया। जो लॉकडाउन था उसमें उन्होंने कहा हम पेडल क्यों, एक्सीलरेटर क्यों दबाए जब सब रुका हुआ है, वी विल डू इट जब खुलेगा। हमने बैक एंड किया, टारगेट किया। तो हमारी कोविड स्टोरी तो बहुत स्ट्रांग है। जो माइग्रेंट्स के साथ हुआ वो एक कहानी है, दैट वाज बैड, बट ये नहीं कह सकते कि बाकी सब मिसमैनेज हुआ। बहुत बहुत ब्यूटिफुली जो इकोनॉमी को मैनेज किया है आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। और कोई कंट्री होती तो उसके ऊपर किताबें लिख रहे होते इस समय लोग कि ये देखो ऐसे हुआ है। तो यू आर राइट कि देयर इज़ अ न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस कि हम लोग अलग सोचेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स अलग हैं, हमारे कंट्री का साइज़ जो डाइवर्सिटी है वो बहुत अलग है, हमारी जो इकोनॉमिक
जो रेंज है वो इतनी कंजम्पशन ज़्यादा पैटर्न बिल्कुल अलग है। फर्क है। हम्म। सो दोज आर नाउ लोकल सॉल्यूशंस, अ लॉट ऑफ इट। जैसे जो पैसा देने की बात है, 2008 वाले सब प्राइम क्राइसिस का जो प्रभाव भारत पे पड़ा था, उस वक्त तो मनमोहन सरकार ने एग्जैक्टली यही किया था, और उसका इम्पैक्ट हम 2016 तक देखते रहे थे कि जब आप लिक्विडिटी बढ़ा देते हो मार्केट इन्फ्लेशन में का क्या हाल हुआ क्या था। हो गया था। और अभी जो एक आत्मनिर्भर भारत को इम्पेटस मिला, कोविड का ही वो प्रोडक्ट है एक तरह कोविड से। का ही प्रोडक्ट है उस समय। और ये है कि क्योंकि कोविड का पीरियड एक मैनेजेबल स्टडीबल पीरियड था, तो हमको रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिख गए उसके। और सरकार ने इससे फिर सीखा है कि टारगेटेड रिस्पांस क्या होता है। तो जब ये टैरिफ शुरू हुआ ना इस समय, तो हमारे श्रिम्प्स चाहते हैं अमेरिका, तो उन्होंने कह रहे हैं हमारे पास एंटरप्राइज लेवल तक का डेटा है, और उन्होंने एंटरप्राइज लेवल को फिर अदर एक्सपोर्ट मार्केट्स में इंट्रोड्यूस किया है। इमीडिएटली कौन बात शुरू करी है यूरोप से, आई थिंक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से, तो हुआ है इम्पैक्ट। बट अब ये पॉलिसी लर्निंग ये हुई है कि टारगेटेड रिस्पांस करो, मतलब पानी ऐसे मत फेंको, डालो, क्योंकि ऐसे में तो सब सारा खिंड जाएगा। जिसको ज़रूरत है उसको दो। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम टाइप का, ऐसे नहीं कि खुला दे दिया। एक प्रोफेसर तंत्री हैं हैदराबाद ISB में, वो कहानी सुना रहे थे कि इन्होंने कोविड के टाइम पे लोन देना शुरू किया अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह होते हैं ना। ये कहानी बता नहीं रहे ये लोग, पता नहीं क्यों नहीं। तो ये था कि जो भी उनके एसोसिएशंस के थ्रू, और ये ऐसे लोग थे जिनको कभी बैंक लोन नहीं देता था, क्योंकि आप सब्जी बेच रहे हो, कुछ कोलैटरल क्या है, क्या भी नहीं है। तो सरकार ने सिर्फ पैसे दिए। उनको लग रहा था कि 85% NPA हो जाएगा, 15% NPA हुआ है। नहीं, कहानी दूसरी है। अब हिस्ट्री बन गई इसकी, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि ये इसने तो एक बारी शायद 25 दिया, फिर 50 दिया, ऐसे करके उसने 3 बार सरकार से लोन लिया और वापस दिया। उसकी क्रेडिट हिस्ट्री बन गई। अब उसको चौथा लोन बैंक ने दिया। तो जो अनबैंक्ड था क्रेडिट के हिसाब से, इस स्कीम ने उसको बैंक्ड बना दिया है। सो लाइक दिस इज अ डीप ट्रांसफॉर्मेशन। मुद्रा में भी तो मैम वही हुआ ना, कितना 4 या 5% ही है। और जो भारतीय सोसाइटी में जो इस लेवल के लोग हैं जिनको 50,000 या 20,000 का, वो चोर नहीं है। वो चोर नहीं है, चोर तो बड़े लोग, वो आत्मसम्मान पे लेते हैं कि नहीं, ये मैंने कर्ज सरकार ने मुझे बिना कागज के दिया, मुझे लौटाना चाहिए। ये एक मेंटल भी आप कह लो कि वही हमारा वो ट्रेडिशनल समाज का ये बहुत अच्छी चीज़ है वो रहे हमारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो लोग तो भाग जाते हैं ना, भाग जाते हैं, वो तो लंदन में बैठे होते हैं और फिर वहाँ से जो है वीडियोज वो बनाते रहते हैं। हाँ। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना हमें समय दिया। बजट के बाद हो सकता है हम आपसे, क्योंकि क्या होता है कि बजट की भी समझ हम लोगों में नहीं है, आम जनता में, कि बजट को हम कैसे देखें, उसमें कैपेक्स क्या होता है, ये शब्द होते हैं ना। और ऑब्वियस ही बात है कि एक चीज़ बता दूं, जैसे आपने एक घर खरीदा ना, वो आपका कैपेक्स हो गया बस। हाँ, तो सरकार का भी वही कैपेक्स। हाँ, तो लोगों को नहीं पता है, वो लोग को लगता है यार ये इधर इतना जा रहा है, और अब मिनिस्टर वहाँ समझाएगा थोड़े कॉन्सेप्ट, वो तो शब्द का ही प्रयोग करेंगी ना वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों पे मैं एक जो मतलब जनरल डिस्कशन होता है कि लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज, इकॉनमी कैसे काम करती है, सड़कें बनाने का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे, मतलब कैसे वो लाइफ लाइन क्यों कही जाती है किसी भी थ्राइविंग इकॉनमी की, उस पर भी आपसे हम बात करेंगे। बिल्कुल, ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद मैम, नमस्कार।